पहले एंटीबायोटिक्स का कर दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे सुन सकते हैं आप लोग? जी क्लास, सबको आवाज आ रही है? अब स्टार्ट करें हम लोग। सिर्फ 13 लोग प्रेजेंट हैं और आप लोगों की अटेंडेंस का फिर इशू आएगा, लिहाजा प्लीज सब लोग जो है वो ऑनलाइन हो जाएं ताकि आप लोगों की अटेंडेंस का जो है वो कोई इशू ना बने। इतने कम लोग क्यों हैं? किधर हैं बाकी सब लोग? अबीब किधर है? नीलम, सियाज, आप लोग क्यों नहीं इनको कहते कि ये लोग टाइम पे एक्टिव हो ताकि जो है वो टाइमली काम करें? 3 से 5 आपकी क्लास है, आपको पता होना चाहिए, और आप लोग फिर भी जो है वो टाइम पे जो है वो ऑनलाइन नहीं होते, ये गलत बात है। एंटीबायोटिक्स की मुझे असाइनमेंट सबकी नहीं मिली अभी तक जीमेल पे, सिर्फ चंद एक लोगों के। तो मैंने आप लोगों को जो दी थी असाइनमेंट इससे रिलेटेड, 2 ग्रुप्स की, बीटा लैक्टेमेसिस और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, तो ये मुझे आप लोग कब जमा करवा रहे हैं फिर? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसकी किसी किस्म की कोई क्वायरी है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप लोग उसी टाइम मेरे से पूछा करें। मैं आपको टाइम देती हूँ, बार बार आपसे क्वेश्चन करती हूँ। और असाइनमेंट देने का मकसद भी यही होता है कि आपको उस लेसन की रिवीजन हो जाए, क्योंकि फिर तो आपने यहाँ जो पढ़ा पढ़ा दोबारा लेसन खोल के नहीं देखना। तो मेरा आप लोगों को असाइनमेंट देने का साथ साथ मकसद ये होता है कि कम से कम कुछ तो आपकी नज़रों से उस टॉपिक से रिलेटेड गुजरे और आप उसको पढ़ सको इन एनी फॉर्म, असाइनमेंट की फॉर्म में, किसी और फॉर्म में। ठीक है, तो 2 ग्रुप लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे। अब खुद ही मुझे ईमानदारी से बता दें कि जिन लोगों की नहीं आई, जिन लोगों की आई है उनका तो मुझे पता है। अब कौन से लोग हैं जो कि अभी असाइनमेंट नहीं दे रहे? आज रात तक क्या मतलब आलिया, उसके ऊपर टाइम मेंशन नहीं था? मैंने हमेशा आपको कहा है कि टाइम मेंशन हो या ना हो, आपने नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले, हमारी वीक में एक ही क्लास होती है ना, 2 क्लासेस होती हैं इकट्ठी एक ही दिन में, तो नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको 1000 दफा कहा है कि आप लोगों की असाइनमेंट जमा हो जानी चाहिए। और फिर ना जमा होने की वजह? हाँ जी, आलिया ने सच बोला, और कौन सच बोलेगा अब? और कौन है जिसकी असाइनमेंट नहीं आई? कौन सा बंदा सच बोलने की हिम्मत रख रहा है? वो भी मुझे बोल के बता दे कि असाइनमेंट नहीं आई, ताकि मुझे पता चले। बाकी सबकी आ गई है, सारी क्लास की आ गई, 40 के 40 बच्चों की आ गई है। ओके, जिनकी असाइनमेंट आज की डेट में नहीं आई उनकी मैं आज एब्सेंट मार्क करूंगी, ये सारे सुन लें। ना बताएं आप, ना बोलें, खामोश रहें आप लोग। 15 बच्चे सिर्फ प्रेजेंट है ना, तो मत बताएं आप लोग। मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, जो नेक्स्ट असाइनमेंट दी है वो नेक्स्ट क्लास से पहले आनी चाहिए। आज सबकी अटेंडेंस एब्सेंट में जाएगी जिन लोगों की असाइनमेंट नहीं आई।
हाँ जी बिल्कुल, आपने वर्ड में टाइप करके देना है। एब्सेंट मार्क होगी उनकी, बस ठीक है, दैट्स इट। आप लोगों को इज्जत नहीं रहा है ना, तो बस ठीक है। मैं ठीक हूँ नुदरत, तुम्हारी असाइनमेंट जो है वो भी नहीं आई। ठीक है। तो अब आज सबकी आपकी जो है वो अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। शहजाद किधर है, अनसब किधर है, गायब है सब लोग। इरसा किधर है आज। एनीवेज, दो ग्रुप हम लोगों ने पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था बीटा लैक्टेमेसिस और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। आज हम नेक्स्ट टू से शुरू करते हैं। नेक्स्ट दो कौन से हैं? एंटीबायोटिक्स की असाइनमेंट। ऑब्वियसली माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर हो रहा है, तो जो लेक्चर हो रहा है उससे रिलेटेड ही असाइनमेंट इन उधरत मिलेगी ना। बीटा लैक्टेमेसिस सारी हो गई। शहजाद, तुम्हारी असाइनमेंट नहीं मिली। मैंने ये नहीं कहा कि तुम प्रेजेंट हो के नहीं, तुम्हारी असाइनमेंट किधर है? ओके, ये सारा हो गया था हमारा। अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो हमने करनी है मैक्रोलाइड्स के ऊपर। जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है मैक्रोलाइड्स। जैसे हम लोगों ने बीटा लैक्टेमेसिस की बात की, आज रात तक क्यों? तुम्हें इतने दिन हो गए, एक हफ्ते बाद क्लास होती है शहजाद। कितनी गलत बात है, तुम्हारा वही नॉन सीरियस एटीट्यूड है। क्लास में भी तुम्हारा नॉन सीरियस होता है और यहाँ पे भी यही एटीट्यूड होता है तुम्हारा। आज चाहे वो कोई भी है ना, मैंने आज सबकी अटेंडेंस जो है वो जीरो लगानी है, मुझे असाइनमेंट टाइम पे नहीं मिलेगी तो। आप लोगों ने ना मजाक लिया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी को मजाक समझा हुआ है। जब इस पे फिर सेपली आएगी ना, फिर पता चलेगा आप लोगों को। मैक्रोलाइड्स की बात करते हैं। मैक्रोलाइड में सबसे पहले वो कहता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एमओए इसका क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले वो कहता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक होता है यूजुअली। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को जो कैटेगरी बताई थी, वो मैंने दो तरह की एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी बताई थी। एक होता है बैक्टीरियोसिडल और दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड मतलब साकित, रुक जाना। ठीक है। अच्छा, इस बात पे थैंक यू मैम जी, शर्म आनी चाहिए सिद्धार्थ तुम्हें, हद होती है वैसे। स्टैटिक होता है कि जब किसी चीज का रुक जाना, जमूद हासिल कर लेना। ठीक है। और सिडल होता है किसी चीज को किल कर देना, मार देना। ठीक है। स्टैटिक वाली जो प्रॉपर्टीज एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी हरगिज नहीं होती कि वो बैक्टीरिया को किल करें। वो सिर्फ और सिर्फ उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टॉप करवा देती हैं। फर्दर वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो आगे प्रोसेस नहीं हो पाता। कहता है कि इनहिबिट द बैक्टीरियल आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। बैक्टीरियल आरएनए यानी कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जो बैक्टीरियल आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन होती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया के आरएनए के डिपेंडेंट प्रोटीन होती हैं, ये उसको इनहिबिट कर देती हैं, उसको रोक देती हैं, उसकी ग्रोथ को फर्दर मल्टीप्लीकेशन से, फर्दर एडवांसमेंट से रोक देती हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि राइबोसोम्स के भी यूनिट्स होते थे, 30s था, 40s था, 50s था। अब यहाँ पे उसने लिखा है 23s। बेसिकली एस फॉर सब यूनिट। ठीक है। जब आप प्रोटीन की पूरी चेन देखते हैं ना, तो उसके ऊपर आरएनए के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जो 30s भी कहलाते हैं, 40s भी कहलाते हैं, 23s भी कहलाते हैं, 50s भी कहलाते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बाइंड करता है रिवर्सिबली टू द 23s राइबोसोमल आरएनए ऑफ द 50s राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है। 23s राइबोसोमल आरएनए और 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ ये बाइंड करता है और ये ब्लॉक कर देता है ट्रांसलोकेशन रिएक्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेंज एलोंगेशन। ठीक है। ट्रांसलोकेशन रिएक्शन एक खास किस्म का रिएक्शन होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर। ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड चेन वो चेन होती है जो कि छोटे 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 अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन की बनी हुई एक चेन होती है। ठीक है। यानी कि हमारा सेल जो है, कोई भी सेल है, बैक्टीरियल सेल है, वो किस चीज से मिलकर बनता है? गोश्त से मिलकर बनता है ना। और गोश्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटीन। और ज्यादा सारी जब प्रोटीन्स आपस में मिल जाती हैं, तो उस वक्त जो एक पूरी चेन बनती है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन।
यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन चेन और क्लस्टर ऑफ प्रोटीन चेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन वर्ड समझ आता है, लॉन्ग से लंबाई होना, लंबा होना, साइज में बड़ा होना, हुजम का ज्यादा होना। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो मैक्रोलाइड्स ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं कि ये ट्रांसलोकेशन रिएक्शन जो कि बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन ने होता है, ये उसको ब्लॉक करवा देती है। जब उसको ब्लॉक करवा देती है तो फर्दर क्या होगा कि बैक्टीरिया आगे फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा। सही है, आगे देखते हैं इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है। ग्राम पॉजिटिव एरोब्स के अगेंस्ट भी ये काम करती है और ग्राम नेगेटिव एरोब्स के अगेंस्ट भी ये काम करती है। अब ग्राम जो आपके पॉजिटिव एरोब्स का क्या मतलब है, एक होते हैं एरोबिक और दूसरा होता है नॉन एरोबिक्स। एरोब्स का जो है वो क्या समझ आती है कि एरोब्स किसको कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो कर सकते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम एनएरोब्स कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो एरोब्स होते हैं और जो नहीं कर सकते वो एनएरोब्स होते हैं। ठीक है, तो ग्राम जो आपके पॉजिटिव एरोब्स हैं उनकी एक्टिविटी देखते हैं किस तरह से है। इसमें आ जाती है आपकी क्लेरिथ्रोमाइसिन, यानी कि ये सारी की सारी जो है ना, जो आप ड्रग्स में आपको जो सीक्वेंस से पढ़ाने लगी हूँ, ये मैक्रोलाइड्स है और आपने अपनी डेली रूटीन में भी इन ड्रग्स का नाम सुना होगा। क्लेरिथ्रोमाइसिन का नाम भी सुना होगा, एरिथ्रोमाइसिन का नाम भी सुना होगा, एजिथ्रोमाइसिन का नाम भी सुना होगा। ठीक है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो कर सकते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो या वो मर जाएंगे, वो कहलाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, एरोब्स। ठीक है, हम लोग जिम में अक्सर जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि आप जिम के साथ एरोबिक्स भी कर लें, यानी ऐसे एक्सरसाइज कर लें कि जिसमें ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। ठीक है, तो नॉन एरोब्स क्या होते हैं, नॉन एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, या एन एरोबिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए या जिनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हरगिज नहीं होती। ठीक है, अब ऊपर मैक्रोलाइड्स की ना उसने एक सीक्वेंस लिख दी है। ठीक है, सीक्वेंस जो इसने लिख दी है वो किस तरह से है, वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन आपने देखा क्या है, एजिथ्रोमाइसिन अक्सर एजोमेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो आपकी क्लेरिथ्रो के नाम से भी होती है या फिर डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से मौजूद होती है। और एरिथ्रोमाइसिन तो आपने अक्सर देखा होगा, पिंक कलर की एंटीबायोटिक है, कन्वेंशनल एंटीबायोटिक है। ठीक है, अच्छा ग्राम पॉजिटिव एरोब्स, उसमें एमएमएसए, एमएमएसए क्या है, एमएमएसए आपके पास जैसे एमआरएसए इस तरह एमएमएसए भी है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जिनके अगेंस्ट ये आपको कवरेज देती है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी इसके अंदर आ जाता है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। ठीक है, उसके गिर्द ये देती है। उसके बाद आ जाता है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई। ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि बीटा हिमोलिटिक हैं और विरिडेंस हैं, उनके अगेंस्ट भी आपको कवरेज देती है। आगे आ जाता है ग्राम नेगेटिव एरोब्स। ग्राम नेगेटिव एरोब्स कौन कौन से हैं, उसमें उसमें एक्टिविटी देखें थोड़ी सी उल्ट हो गई है। पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले जो मैक्सिमम एक्टिविटी थी वो कौन दे रहा था, क्लेरिथ्रो दे रही थी, उससे ज्यादा एरिथ्रो और फिर उससे भी ज्यादा एजिथ्रो। लेकिन ग्राम नेगेटिव में सबसे ज्यादा एजिथ्रो दे रही है, फिर क्लेरिथ्रो दे रही है, फिर एरिथ्रोमाइसिन दे रही है, यानी ऑर्डर चेंज हो गया है। अब सबसे हाईएस्ट देने वाली सबसे कम पे आ गई है, फिर उसके दरमियान वाली और फिर सबसे एंड वाली। और ग्राम नेगेटिव एरोब्स में कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं, आपका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, एम कैटरल्स आ जाता है, नसीरिया स्पीशीज आ जाती हैं। उसके बाद कहता है नो एक्टिविटी अगेंस्ट एंटीरो बैक्टीरियो कोकाई। ठीक है, और किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं देखी जा सकती एंटीरो बैक्टीरियो बैक्टीरियाशी के अगेंस्ट। ठीक है, एनएरोब्स अब क्या होते हैं, अपर एयरवे एनएरोब्स। ठीक है, एटिपिकल बैक्टीरिया। अपर एयरवे एनएरोब्स या एनएरोब्स क्या है, यानी कि जो आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो एनएरोब बैक्टीरिया मौजूद है वो उसकी बात कर रहा है।
या एटिपिकल बैक्टीरिया। ठीक है, एटिपिकल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, यानी कि जिनकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों वाली हरकत उनके अंदर मौजूद होती है। आगे देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस मैक्रोलाइड्स। अल्टर टारगेट साइट, ये क्या करते हैं कि टारगेट साइट को अल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, मिथाइलेशन कर देते हैं ऑफ राइबोसोम्स प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक बाइंडिंग। ठीक है, मिथाइलेशन कर देते हैं राइबोसोम की, जिसकी वजह से प्रिवेंशन होती है एंटीबायोटिक बाइंडिंग की। मिथाइलेशन ये है कि मिथाइल ग्रुप का ऐड होना, मिथाइल ग्रुप एक खास किस्म का कह लें कि ग्रुप है जो कि ऐड हो जाता है राइबोसोम के अंदर। अगर उसकी मिथाइलेशन को रोक दिया जाए टारगेटेड साइट के ऊपर तो फिर भी एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंस देती है। क्रॉस रेजिस्टेंस अकर्स बिटवीन ऑल द मैक्रोलाइड, और अगर हम एक से ज्यादा मैक्रोलाइड्स की ग्रुप से एक ही दफा पे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें तो वो क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। यानी एक ही टाइम पे मैं एजिथ्रो भी दे रही हूँ, क्लेरिथ्रो भी दे रही हूँ, तो फिर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखें क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस में आप देख रहे हैं सेल्यूलाइटस। सेल्यूलाइटस क्या होता है, आइटस एंड पे आ गया, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ सेल्स, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, सेल्स की, स्किन की और सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लामेशन जो होती है ये इसके अंदर आ जाती है। बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इसके अंदर आ जाते हैं। स्टेफलोकोकस ऑरिस आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्लेमेडिया आ जाता है और गोनोकोकस आ जाता है। गोनोकोकस भी सेल के अंदर रहता है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुतासिर करते हैं। क्लेमेडिया भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुतासिर करते हैं। ठीक है, आगे देखें समरी। अब हम इसकी ओवरऑल समरी देखते हैं कि इसकी ओवरऑल समरी क्या है। सबसे पहले कहता है बैक्टीरियोस्टैटिक। एक तो ये कि मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरियोसिडल नहीं होते। बैक्टीरियोस्टैटिक मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, जो कि जस्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को साकिन करते हैं, बैक्टीरिया की जस्ट ग्रोथ को रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाते हैं। उसके बाद ऑल हेपेटिक एलिमिनेशन। ठीक है, यानी कि जब ड्रग बॉडी के अंदर जाती है और लिवर के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है तो सारी की सारी ड्रग जो है वो मेटाबलाइज हो जाती है आपके लिवर से। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स अप टू 33%। और अगर कोई स्टमक लाइक इफेक्ट हो सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस लाइक इफेक्ट हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, तो वो अप टू 30% तक हो सकते हैं, 30% से अबव तक भी हो सकते हैं। स्पेशली रिथ्रोमाइसिन अगर आप लेते हैं तो आप देखते हैं आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और जलन वगैरह महसूस होती है, डिस्पेप्सिया फील होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये बेस्ट यूज इसका किसमें, एटिपिकल निमोनिया में है। यानी कि जब हमें ये बताना चल रहा हो कि नमूनिया किस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। ठीक है, एक्सीलेंट टिश्यू एंड सेल्यूलर पेनिट्रेशन। एक तो ये कि इसकी टिश्यू के अंदर पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है और एक्सीलेंट है। दूसरा है वेरी यूजफुल इन ससेप्टिबल इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन के अंदर ये। ठीक है, अभी तक मुझे मैसेज करके बताएं कि मैक्रोलाइट की कोई बात जो आपको समझ ना आई हो, फिर मैं आगे नेक्स्ट ड्रग पे चलूंगी, फ्लोरोक्विनोलोन्स पे। अभी मुझे सिर्फ मैसेज करके बताएं कि आपको क्या चीज इसमें से अभी तक समझ नहीं आई, नेक्स्ट मूव करने से पहले। नेक्स्ट ग्रुप में मैं तभी जाऊंगी जब मुझे आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपको मैक्रोलाइट्स की समझ आ गई है और आप लोग सो नहीं रहे, लेक्चर ही ले रहे हैं आप लोग। मैक्रोलाइट्स की समझ जिन लोगों को आ गई है वो मुझे मैसेज करके बताएं कि उन लोगों को समझ आ गई है। फर्स्ट स्लाइड दोबारा बता दूं? अच्छा जी, और भी सोच लें, और किसी का कोई सेम क्वेश्चन, और किसी का कोई इश्यू इसके अंदर है तो वो पूछ ले, ताकि फिर मैं नेक्स्ट ग्रुप शुरू करूं। ओके, पहली स्लाइड है बेटा मैक्रोलाइट्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि ये किस तरह से, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह से बिहेव करती है बॉडी के अंदर जाके। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो बैक्टीरिया का आरएनए होता है ना, जो कि डिपेंडेंट प्रोटीन होता है, जो कि जिसको प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसके बगैर उसका आरएनए नहीं बन सकता, ये उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है।
ठीक है। इनहिबिट कर देता है बैक्टीरियल आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया के आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट प्रोटीन जो बननी होती है, ये उसको क्या कर देता है, ये ड्रग जो होती है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है। ये रिवर्सिबली बाइंड करती है 23S राइबोसोमल आरएनए एंड 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। रिवर्सिबली बाइंड करती है। रिवर्सिबली का मतलब ये है कि दोबारा से रिवर्स हो सकती है। ये जो यूनिट है राइबोसोमल यूनिट, ये प्रोटीन के ऊपर मौजूद यूनिट्स है जिसके साथ जाके ये बाइंड करता है, और बाइंड होने के बाद उसको वहां पे उसकी जो इलोंगेशन है उसको रोक देता है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन को लंबा होने से, उसकी ग्रोथ होने से रोक देता है। ठीक है। ये इसका फायदा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया को उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चेन का लंबा होना होता है, जिसकी वजह से उसके सेल ने आगे ग्रो करना होता है, उसके साइज ने बड़ा होना होता है, ये क्लास ऑफ ड्रग क्या करती है, वहां जाके उसको रोक देती है। राइबोसोमल आरएनए के साथ इसलिए बाइंड करते हैं कि राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर टेक पार्ट करते हैं। आरएनए की हमने टाइप्स पढ़ी थी ना, तो आरएनए में जो उसकी राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। और मैक्रोलाइड रिलेटेड जो होते हैं वो करते ये हैं, ड्रग्स के क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए की एक्टिविटी को जाके ब्लॉक करते हैं, ताकि सेल, बैक्टीरियल सेल आगे ग्रो ना कर सके। क्योंकि राइबोसोमल आरएनए का काम ही क्या है, प्रोटीन की असेंबली और प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। यानी प्रोटीन की सिंथेसिस और प्रोटीन की असेंबली का मतलब क्या हुआ कि सेल का साइज में बड़ा होना। हाँ जी बिल्कुल, बाइंड करके स्टॉप करेगी। बाइंड जब कर जाएगी 23S और 50S के साथ, तो आगे इलोंगेशन नहीं होने देगी। इलोंगेशन नहीं होगा तो आगे सेल साइज में बड़ा नहीं होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी डिवीजन रुक जाएगी। और यही इन मैक्रोलाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? और अगर किसी का कोई सवाल है, और अगर किसी को मैक्रोलाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी कर ले, क्योंकि फिर बाद में हम आगे फ्लो कर जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को मौका दे रही हूँ। ओके, आगे चले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फ्लोरोक्विनोलोन्स पे चले, नेक्स्ट ग्रुप पे। क्लिनिकल यूजेस इसके बेटा, क्लिनिकल यूजेस में उसने बताया तो है कि सेलुलाइटिस, जितने भी आपके स्किन सॉफ्ट टिश्यूज है ना, स्किन सॉफ्ट टिश्यू जितने भी आपके रिलेटेड इन्फेक्शन है, कान का मसला आ गया, ओटाइटिस मीडिया आ गया, कोई ब्लिस्टर बन गया, कोई छाला बन गया, कोई दाना बन गया, ठीक है, कोई आपकी पस आना शुरू होगी, तो स्किन सॉफ्ट टिश्यू जितने भी आपकी डिजीज है उनको ये भी जो आपका मैक्रोलाइड्स है ये कवर करता है। बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई की एक टाइप है जो कि बीटा हिमोलिटिक रिंग बनाती है। ये रिंग जो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये बताता है कि ये बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ये बैक्टीरिया की खास टाइप का नाम है, ये उसके अगेंस्ट काम करता है। स्टेफलोकोकस ऑरिस के गिर्द काम करता है। स्टेफलोकोकस ऑरिस आपके थ्रोट का, ठीक है, आपके नोज का, नोज में मौजूद होता है सर्दियों में। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के अंदर की ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि क्लाइमेडिया और गोनोरिया। क्लाइमेडिया भी आपके अंदर एसटीआई कॉज करता है और गोनोरिया भी आपके अंदर एसटीएस कॉज करता है। आगे है आपका पास फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करेगा रिलैक्सेशन ऑफ सुपर कॉइल्ड डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन एंड डीएनए रिपेयर। ठीक है। आपको पता है कि डीएनए क्या करता है, उसकी रेप्लिकेशन भी होती है और उसकी कॉइलिंग भी होती है। कॉइलिंग का मतलब ये है, कॉइलिंग का मतलब ये है कि एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर क्या करता है, लिपट जाता है। और सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या है, सुपर कॉइल का मतलब ये है कि जब सारी की सारी कंपाइलिंग कंप्लीट हो जाती है और ओवर कंपाइलिंग बल्कि हो जाती है, एक से ज्यादा स्ट्रैंड आपस में घिछड़ मिछड़ जाते हैं। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो जब यानी कॉइलिंग होगी डीएनए की, मतलब सेल आगे ग्रो करेगा, सेल साइज में बढ़ेगा। लेकिन सेल साइज में इसलिए नहीं बढ़ता, सेल साइज में इसलिए ग्रो नहीं करता
कि हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटर करवा देते हैं जो कि सेल की ग्रोथ को रोक देती है, सेल को खत्म कर देती है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन यानी डीएनए की एक जैसी दूसरी कॉपियां नहीं बनने देती, ये चीज नहीं होने देती, ग्रो नहीं कर पाती। और डीएनए रिपेयर, और डीएनए की रिपेयर में भी ये काम नहीं आता। सही है, तो ये चीज आ रही है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसका स्पेक्ट्रम काफी अच्छा है, और ग्राम नेगेटिव में अब आपके पास एंटीरो बैक्टीरियाई आ जाते हैं, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, नसीरिया स्पीशीज आ जाती हैं, सीडोमोनास एरोजिनोजा आ जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इफेक्टिव है। एटिपिकल बैक्टीरिया ऑल हैव एक्सीलेंट एक्टिविटी, सबकी बहुत जबरदस्त एक्टिविटी होती है। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसकी वैरायटी काफी ब्रॉड है। ग्राम नेगेटिव के भी अगेंस्ट ये लोग यूज कर रहे होते हैं पेशेंट्स के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी यूज कर रहे होते हैं। सेप्सिस ये जो बन जाते हैं फ्रॉम इंट्रा एब्डोमिनल एंड रीनल सोर्सेज, खास किस्म के जो सेप्सिस बन जाते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छी है। कोलीफॉर्म्स ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, उसके अगेंस्ट भी दे सकते हैं, इकोलाई के अगेंस्ट भी दे सकते हैं। वेरी गुड टिश्यू पेनिट्रेशन है, एक्सीलेंट ओरल बायो अवेलेबिलिटी एंड हाई रिस्क फॉर क्लॉस्ट्रिडियम डेफिशियल है, क्लॉस्ट्रिडियम डेफिशियल के अगेंस्ट भी हाई रिस्क ये प्रोवाइड करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को, बाइंड रिवर्सिबली टू दी बैक्टीरियल 30s राइबोसोमल यूनिट, यानी कि राइबोसोम के ऊपर जो 30s सब यूनिट्स हैं ये जाके उनको ब्लॉक कर देती है, और प्रिवेंट करती है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसको ये नहीं बनने देती, और बैक्टीरियोस्टैटिक इसका एक्शन है। बैक्टीरियोस्टैटिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को कम करते हैं लेकिन उनको कंप्लीटली नहीं मारते, ठीक है। तो इस ड्रग का भी एक्शन जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसिडल नहीं है। स्पेक्ट्रम क्या है इसका, ऑल हैव सिमिलर एक्टिविटीज, ग्राम पॉजिटिव एरोब्स कोकाई एंड रॉड्स। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाई भी होंगे, रॉड्स भी होंगे, तो ये इन दोनों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती है, यानी स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद एटिपिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास माइकोप्लाज्मा आ जाता है, क्लेमेडिया आ जाता है, रिक्टेशिया आ जाता है, और प्रोटोजुआ आ जाता है। एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ना बैक्टीरिया होते हैं ना वायरसेस होते हैं बल्कि एटिपिकल होते हैं। तो एटिपिकल में आप इनको पैरासाइट्स को भी ले सकते हैं जिसमें माइकोप्लाज्मा है, क्लेमेडिया है, रिक्टेशिया है एंड प्रोटोजुआ है। एडवर्स इफेक्ट्स, ईसोफेजल अल्सरेशन, यानी आपके एसोफेगस और आपकी जो फेरेंस है उसकी इन्फेक्शन हो जाएगी, वहां पे अल्सर करवाना शुरू कर देगी इसका ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है। ईसोफेजियल अल्सरेशन शुरू हो जाती है। फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आंखों में क्या होगा, आंखें चुंध ही जाएंगी, ठीक है। फोटो सेंसिटिव हो जाएगी, कोई लाइट पड़ेगी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इनकॉर्पोरेट इनटू फोकल एंड चिल्ड्रन बोन एंड टीथ, और बच्चों के अगर दांतों और हड्डियों में भी जो है वो ये इनकॉर्पोरेट कर सकती है, तो लिहाजा इसको प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में अवॉइड करवाना चाहिए। नो डाउट इसकी टिश्यू पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, यूज यूजुअली लिमिटेड बाय स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ इन्फेक्शन क्लैमिडिया। आगे है ग्लाइकोपेप्टाइड। 5 मिनट की आप लोग ब्रेक ले लें यहाँ पे, इन दो ग्रुप्स को पढ़े, फिर मैं आपको ग्लाइकोपेप्टाइड पढ़ाती हूँ। ग्लाइकोपेप्टाइड के लिए 5 मिनट का ब्रेक है, आप ले लें। इन दो ग्रुप्स को अच्छी तरह से पढ़ें। 5 मिनट के लिए आप इन दो ग्रुप्स को दोबारा स्टडी करें। ये जो दो ग्रुप लास्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, मैक्रोलाइड और फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैंने इससे रिलेटेड आपसे अभी क्विज लेना है। प्लीज रीड केयरफुली दीज टू ग्रुप्स। फिर मैं ग्लाइकोपेप्टाइड शुरू करती हूँ।
जल्दी से पढ़े इसको, मैं फिर आपसे सुनती हूँ। 5 मिनट है आपके पास एग्जैक्ट। ओके क्लास। हाँ जी, खदीजा पूछ रही हैं कि
ऑल हेपेटिक एलिमिनेशन कैसे होती है मैक्रोलाइड्स? बेटा, ऑल हेपेटिक एलिमिनेशन का मतलब ये है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि मुकम्मल तौर पे वॉश आउट नहीं होती। ठीक है? अगर आपने फार्माकोलॉजी में या दूसरी जगहों पे पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है ना, वो मेनली लिवर के अंदर होती है। यानी कि जितना उसमें बॉडी का पार्ट बनना होता है वो बॉडी का पार्ट बन के ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है, और बाकी सारी की सारी उसकी एक्सक्रीशन, उसकी मेटाबॉलिज्म वाया लिवर होती है। ठीक है? तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि जरूरत से ज्यादा बॉडी का पार्ट भी बन जाती हैं। ठीक है? और सम टाइम वो टॉक्सिसिटी भी शो करती हैं, और सम टाइम कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी वो आ जाती हैं कि खास में साथ कोई खास में, जैसे ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई पेशेंट ले रहा है या कोई ऐसी ड्रग ले रहा है कि जिस सूरत में आप मैक्रोलाइड उसको नहीं दे सकते। ठीक है? तो वो कहता है ये इस लिहाज से सेफ है कि ये पूरी की पूरी ड्रग जो होती है वो हेपेटिक एलिमिनेशन के अंदर आ जाती है। यानी कि जितना बॉडी का पार्ट बनना है उसके बाद टोटल ड्रग जो है वो आपकी जो लिवर है उसके थ्रू क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है बॉडी से। इसका ये मतलब है हेपेटिक एलिमिनेशन का। और किसी को कोई क्वेरी इन दो ग्रुप्स में, मैं आपको इसलिए इस पे टाइम दे रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इसको हजम कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, और मैं आपका इसको कॉन्सेप्ट बना रही हूँ। अब मुझे ये बताएं कि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है मैक्रोलाइड्स या फ्लोरोक्विनोलोन से रिलेटेड, तो फिर मैं इसको खत्म करूं और हम अपने आगे नेक्स्ट ग्रुप पे चले। आपके पास 2 मिनट है, हम सोच लें। ओके गुड, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोपेप्टाइड। ग्लाइकोपेप्टाइड्स भी, जैसे हमने मैक्रोलाइड्स की बात की, हमने उसकी बात की, मैक्रोलाइड्स की बीटा लैक्टेमेजेस की फ्लोरोक्विनोलॉन्स की मैक्रोलाइड्स की और ग्लाइकोसाइड्स की। इसी तरह से ग्लाइकोपेप्टाइड है। ठीक है? अच्छा बेटा, मिथाइलेशन जो होता है ना वो एक खास किस्म का प्रोसेस होता है। मिथाइलेशन में ये होता है कि आप मिथाइल ग्रुप ऐड करवाते हो। मिथाइल ग्रुप होता है CH3। ठीक है? CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है, वो
जी, तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें, आप मिथाइलेशन की बात कर रहे थे। मिथाइलेशन में ये होता है कि मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। मिथाइल ग्रुप की ऐड होने का मतलब ये होता है कि एक ये खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये होता है कि मिथाइल ग्रुप उस चेन के अंदर ऐड हो जाता है और उसकी ऐड होने से उसकी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये था कि मिथाइलेशन हो जाती है। वो मैं स्लाइड देख रही हूँ आप लोगों की। मिथाइलेशन, ओके ये रही वो स्लाइड। कहता है अल्टर टारगेट साइट मेथाइलेशन ऑफ राइबोसोम्स प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक बाइंडिंग। ठीक है, मेथाइलेशन जो होती है वो राइबोसोम वो प्रिवेंट करती है एंटीबायोटिक की बाइंडिंग से। ठीक है, एंटीबायोटिक उस साइट के ऊपर जाके बाइंड नहीं हो पाती। ठीक है, मेथाइलेशन में ये होगा कि वो मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा और ऐड होने से उसकी बाइंडिंग के ऊपर इफेक्ट होगा। दूसरा ये आ जाता है क्रॉस रेजिस्टेंस होती है बिटवीन ऑल द मैक्रोलाइड्स, यानी कि मैक्रोलाइड के अगर एक से ज्यादा ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें तो उस पर क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम एक साथ एंटीबायोटिक्स एक ही ग्रुप की नहीं दे पाते। सही है, मिथाइलेशन से अब आपको समझ आई कि मिथाइलेशन ऑफ राइबोसोम्स प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक बाइंडिंग। ठीक है, अगर मिथाइलेशन होगी तो वो एंटीबायोटिक को वहां पे बाइंड होने से रोकेगी। ठीक है, लिहाजा हमने इसकी इस एंटीबायोटिक से इस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से हमने क्या करना होता है कि राइबोसोम्स के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं होने देना होता, क्योंकि ये मिथाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर उसकी मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक वन ऑफ द स्टेप, वन ऑफ द फेज। ठीक है, तो एंटीबायोटिक इसको क्या करेगी, इसको प्रिवेंट करेगी, इसको बाइंड होने से रोकेगी। सही है, आगे आ जाए। आगे आ जाता है आपके पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बारे में भी हमने पढ़ा, इसकी एक्टिविटी के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम इसकी स्लाइड के ऊपर थे, समरी के ऊपर। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी हो गया था। सेप्सिस फ्रॉम इंट्रा एब्डोमिनल एंड रीनल सोर्सेज, आपने अक्सर देखा है ऑपरेट में मेजर सर्जरीज होती हैं तो क्या होता है कि सेप्सिस बन जाते हैं, उन सेप्सिस को क्लियर नहीं हो पाते वो, तो उस सूरत में हम फिर ये ड्रग ऑफ चॉइस, ये एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके कोलीफॉर्म्स बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म्स बैक्टीरिया भी एक खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। जितने भी आपके जो ताज़ा पानी होते हैं ना, ताज़ा पानी से मुराद ये कि जितने भी आपके टैप वाटर हो गया या ट्यूबवेल के पानी हो गए, उसमें कोलीफॉर्म्स जो है ना वो स्पीशीज पाई जाती हैं और उसको पीने से डायरिया वगैरह हो जाता है। तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं ये। यूटीआई किससे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इकोलाई से होता है। वेरी गुड टिश्यू पेनिट्रेशन है इसकी, टिश्यू के अंदर बड़ा अच्छे से पेनिट्रेट कर देते हैं। एक्सीलेंट ओरल बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब जब हम मेडिसिन खाते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और हाई रिस्क फॉर क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल, और हाई रिस्क है ये फॉर क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल। डेफिशियल मतलब वो खास किस्म का बैक्टीरिया उसके लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, क्लास आपने नोट किया है कि ज्यादातर जो है वो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो प्रोटीन की इनहिबिशन पे ही बात हो रही है, प्रोटीन को ही इनहिबिट करने पे बात हो रही है। तो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस आ जाता है। बाइंड रिवर्सिबली टू दी बैक्टीरिया 30s राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, सब यूनिट नंबर हमने बस अपना याद रखना चाहिए, 25s, 30s, 50s, 40s। तो 30s राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर ये रिवर्सिबली बाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रिवेंट करती है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से ये प्रिवेंट करती है। वही बात आगे कि उसने चेन बनने नहीं देनी, उस चेन को बनने से रोकना है। और दूसरा ये कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ये। ठीक है, बैक्टीरियोसिडल नहीं होती, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। उसके बाद आगे आ जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ऑल हैव सिमिलर एक्टिविटीज। ठीक है, कहता है सबकी तकरीबन एक जैसी एक्टिविटीज होती हैं। ग्राम पॉजिटिव एरोबिक कोकाई एंड रॉड्स, उसमें आपके स्टेफलोकोकाई आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाते हैं। एटिपिकल ऑर्गेनिज्म में माइकोप्लाज्मा आ गया, क्लेमेडिया आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजुआ आ गया, ये सारे के सारे आ गए। एडवर्स इफेक्ट्स भी हमने पढ़ा था, ओसोफिजियल अल्सरेशन, आपकी इसोफेगस और
उसकी इसकी अल्सरेशन यानी कि अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। आंखों में अगर लाइट पड़ना शुरू हो जाए तो आप लाइट सेंसिटिव हो जाते हो, फोटो सेंसिटिव हो जाते हो। और इनकॉर्पोरेट इनटू फीटल एंड चिल्ड्रन बोन टीथ, बच्चों में 13 साल की उम्र में की उम्र तक जो है बहुत बुरा इसका इफेक्ट होता है। टीथ की एनेमल को ये उड़ा देती है, और बच्चों में और प्रेगनेंसी में इसको आपने अवॉइड करना होता है। ओवरऑल समरी उसने कहा है कि टिश्यू के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, और स्किन सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, और क्लेमेडिया के इन्फेक्शन के अंदर ये बहुत अच्छी है। आगे हम बात कर रहे थे ग्लाइकोपेप्टाइड्स की। ग्लाइकोपेप्टाइड्स में हमारे पास दो तरह की ड्रग्स आ जाती हैं। एक आपने नाम सुना होगा वेंकोमाइसिन, और दूसरा सुना होगा टेकोप्लानिन। ठीक है, तो ज्यादातर आपने वेंकोमाइसिन का नाम ही सुना होगा। ये आपने ड्रग का स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं, बस आपको मेजरली पता होना चाहिए कि ग्लाइकोपेप्टाइड में कौन सी दो ड्रग्स आती हैं। उसमें वेंकोमाइसिन और टेकोप्लानिन आती हैं। आगे आ जाता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वही है जो बाकियों सबका है ऑलमोस्ट। इनहिबिट करती है पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस को इन दी बैक्टीरियल सेल वॉल। अब हमें पता है कि लाइपोपोलीसेक्राइड और पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, और क्या कहते हैं, दो तरह के हमारे पास सेल वॉल थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि ये इनहिबिट कर देती है पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस को इन दी बैक्टीरियल सेल वॉल। सो क्या होता है, प्रिवेंट करती है क्रॉस लिंकेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन्स। यानी कि जो क्रॉस लिंकेज होती है ना, क्रॉस लिंकेज से मुराद है एक कोना दूसरे के साथ जुड़ रहा है, फिर पहला दूसरे के साथ जुड़ा है, तीसरा चौथे के साथ जुड़ा है, पांचवा छठे के साथ जुड़ा है। यानी कि इस तरह से एक क्रॉस बना होता है, इस तरह से क्रॉस, एक चेन दूसरी चेन और ये क्रॉस लिंकेज, ठीक है, क्रॉस बनता है यूं करके। तो ये उसको प्रिवेंट करती है, उस चेन की क्रॉस लिंकेज नहीं ये बनने देती। ओवरऑल समरी कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ओनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिविटी शो करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। और सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग्स है ये इन ऑल, सिवाय इन दो बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एमआरएसए और क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल। यानी कि अगर किसी पेशेंट को एमआरएसए और क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल इन्फेक्शन है तो ये सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग नहीं है, बाकी सबके अंदर ये सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग है। आगे आपके पास आ जाता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जैसे कि आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग। अक्सर मेट्रोनिडाजोल का जिक्र तो अक्सर ही होता रहता है और आप सब इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एमीबीसाइड आ जाती हैं, एंटी प्रोटोजोल आ जाती हैं, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस आ जाती हैं। मेट्रोनिडाजोल ग्रुप की जो ड्रग्स होती हैं उनको उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि आप कह लें कि आपको एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रही होती हैं। वो एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम कर रही होती है, एंटी एमीबी ए6 के तौर पे भी काम कर रही होती है, एंटी प्रोटोजोल के तौर पे भी काम कर रही होती है, और ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के अगेंस्ट भी काम कर रही होती है। एंटीबायोटिक्स का क्या फंक्शन होता है, जो हमें बैक्टीरिया के अगेंस्ट कवरेज देती है। कोई भी ऐसी ड्रग जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए रोल प्ले करती है वो एंटीबायोटिक कहलाती है। अमीबा क्या है, अमीबा यूनिसेलुलर और प्रोटोजुआ है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी ड्रग जो कि अमीबा को मारने का काम दे वो अमीबीसाइड कहलाती है, ठीक है। साइड मतलब मारना, किल कर देना, स्टैटिक मतलब रोकना। एंटी प्रोटोजोल कोई भी ऐसी ड्रग जो कि प्रोटोजुआ को मारने के अगेंस्ट काम आती है, ठीक है। और ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस वो खास किस्म का प्रोटोजुआ है, खास किस्म का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अगेंस्ट जो है वो आपको ये प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो एंटीबायोटिक भी है मेट्रोनिडाजोल, अमीबीसाइड भी है, एंटी प्रोटोजोल भी है, और ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस भी है। ये एक ऐसी ड्रग है जो कि इतने ज्यादा प्रॉपर्टीज के साथ पाई जाती है और इतना ज्यादा ये जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मॉलिक्यूलर रिडक्शन, नाइट्रोसा इंटरमीडिएट सल्फामाइड, ठीक है, मेटाबोलाइज्ड हो जाती है, बैक्टीरियल डीएनए डिस्टेबलाइज कर देती है। सिंपल आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या याद करना है, मॉलिक्यूलर रिडक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन करवा देती है, रिड्यूस करवा देती है, मॉलिक्यूल्स को इन नंबर में शॉर्ट कर देती है, ठीक है। नाइट्रोसा इंटरमीडिएट और सल्फामाइड, दो तरह के इंटरमीडिएट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है कि जो पूरे रिएक्शन के अंदर जो दरमियान में कोई सी दो प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि उस बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप करने में मदद देती हैं, वो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोसो और सल्फामाइड, ये दो इंटरमीडिएट्स हैं जो कि ये उस एक्टिविटी को मुतासिर करती हैं। दूसरा आपके पास बैक्टीरिया के डीएनए को, जिसका मेन काम है रिप्रोडक्शन का,
अपनी नस्ल बढ़ाने का, अपने नंबर बढ़ाने का, उसको डीस्टेबलाइज कर देती हैं, उसको मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के अंदर अगर बात की जाए तो ये एनारोब्स के अगेंस्ट यूजुअली आपको प्रोटेक्शन देती है। अब एनारोब्स कौन से होते हैं, मैंने आपको पीछे भी चीख चीख के बताया था कि एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए, जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए या जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एनारोब्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या होता है, मतलब कि जो बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस करवाता है। उसके बाद पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी के अंदर भी इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। जो भी फीमेल्स को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज लाइक जो इश्यूज होते हैं पीआईडी के, उसके अंदर भी इसका रोल होता है। बिल्कुल जी, विदाउट ऑक्सीजन, एन लग गया ना, तो एन का मतलब है एरोब होता है ऑक्सीजन, और एनएरोब मतलब ऑक्सीजन के बगैर। उसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल के अंदर भी इसका बड़ा रोल प्ले होता है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब हम इसको किस तरह से अपने लिए अवेलेबल बना सकते हैं, इसको हम ऑरली यानी कि मुंह के रास्ते भी इसको ले सकते हैं। फ्लैजल आपने नाम सुना होगा, फ्लैजल, ठीक है, तो फ्लैजल मेट्रोनिडाजोल है ना बेसिकली उसका सॉल्ट, हम उसको ऑरली भी ले सकते हैं, उसको हम आईवी भी लगवा सकते हैं, इंट्रावीनस। इंट्रावीनस फ्लैजल टीका थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन जो आपकी फ्लैजल गोली है वो 7-8 गोलियों का पत्ता है, वो आपको पता है थोड़ा सस्ता होता है, वो इतना महंगा नहीं होता, लिहाजा ओरल ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डायरिया, डिसेंट्री के केसेस में जब पेशेंट बिल्कुल कैले मरगुल मौत है, उस टाइम पे आपने जब उसको ऑरल इन्फ्यूजन देनी है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है फ्लैजल का टीका। रेक्टल स्पोस्ट्रीज में भी ये होता है, जिस तरह से बच्चों को रेक्टल स्पोस्ट्रीज दी जाती हैं, इसी तरह से रेक्टल स्पोस्ट्रीज भी आती हैं, जो कि जिसके अंदर सॉल्ट जो होता है वो मेट्रोनिडाजोल होता है, हम उसको तौर पर भी यूज करते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में रेक्टल जो है वो सस्ती है लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी, फ्लैजल की स्पोस्ट्रीज नहीं आई है, लिहाजा अभी इनकी अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है, तो हम ऑरली इसका दवाई की सूरत में इसको खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब इसकी समरी देखते हैं क्या है। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, यानी कि इसका स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत सी चीजों के अगेंस्ट हमें ये हेल्पफुल होती है। स्पेशली जितने भी आपके एनएरोब्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होती है, यानी कि एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया के जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एनएरोब्स के ये बहुत अच्छा काम करती हैं। उसके बाद इन कॉम्बिनेशन हम इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट दे सकते हैं, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है की मैसेज क्या है, कहता है व्हेन सिलेक्टिंग एन एंटीबायोटिक कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि जब आप एंटीबायोटिक अपने लिए चूज कर रहे हो तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, वेयर इज द इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी के किस साइट के ऊपर आपको इन्फेक्शन है, कौन से सिस्टम का इन्फेक्शन है। विच एंटीबायोटिक विल रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। विच एंटीबायोटिक विल रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद कहता है मैच दी टू एंड सिलेक्ट योर एंटीबायोटिक, सही है। अब आपने मैच करना है और अपने लिए एंटीबायोटिक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कहता है ऑलवेज चेक द इम्पैक्ट ऑफ एन एंटीबायोटिक्स ऑन अदर ड्रग दैट अ पेशेंट इज ऑन, ठीक है। आपने हमेशा चेक करते रहना है एंटीबायोटिक की अवेलेबिलिटी को, और कंसल्ट करना है अपने रिलेटेड बीएनएफ यानी कि अपने फिजिशियन को, ठीक है, ये यूएस के अंदर बीएनएफ को बोलते हैं, और इक्विवेलेंट को। बीएनएफ कह लेंगे जिस तरह से फार्माकोपिया है ना, जैसे आपने देखा कि ड्रग्स की बुक होती है अक्सर वार्ड्स में, डॉक्टर्स ने या आप लोगों ने भी पकड़ी होती हैं, जिसमें सॉल्ट वगैरह लिखे होते हैं आगे। जैसे हमारा जो है वो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल साइंसेज वाले हैं, फार्माकोपिया है, जो कि सारी ड्रग की डिटेल रखते हैं कि ड्रग कौन सी सॉल्ट में मौजूद है, किस किस नेम ब्रांड जेनेरिक नेम से मौजूद है। इसी तरह से बीएनएफ भी कह लें यूएसए का खास किस्म का फार्माकोपिया है, ड्रग बुक है, ड्रग बुक कह लें आप उर्फियाम में। तो कहता है कि आपने ये सब चीजें सिलेक्ट करने से पहले बीएनएफ या अपना जो भी ड्रग बुक है और इक्विवेलेंट उससे कंसल्ट कर लेना। आगे है क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटस। क्लाइमेडिया एक खास किस्म का प्रोटोजुआ है, जैसे अमीबा एक प्रोटोजुआ है, वो ट्राइकोमेटस, ठीक है, ट्राइकोमेटस उस इन्फेक्शन का नाम है जो कि वो कॉज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लेमेडिया ट्रोकोमाइटस, ठीक है। आई माइटस आ गया, माइटस मतलब इन्फेक्शन जो क्लेमेडिया कॉज करवा रहा है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है
कि ये ऑक्सीजन की इसको प्रेजेंस की जरूरत होती है, एरोब होता है, और ऑब्लिगेट मतलब खास तौर पे मैंडेटरी जरूरत होती है। और इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि इनसाइड द सेल, और ये एक बैक्टीरियम है सिंगल। रिजिड सेल वॉल है बट नो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है इसकी लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर नहीं होती। ज्यादातर जो इन्फेक्शन हमें होता है जिसमें ये पाया जाता है वो सर्विसाइटिस है, साल्पेंजाइटिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, न्यूनेट के अंदर म्यूकोप्यूरिलेंट कॉन्जेक्टिवाइटिस है, राइटर सिंड्रोम है। राइटर सिंड्रोम कहते हैं जब आपको यूरिथ्राइटिस, यूवाइटिस और आर्थराइटिस साथ में हुआ हो, और लिम्फेंजियोग्रेन्युलोमा वेनरम, ठीक है, ये वो डिजीजेज हैं जिसके अंदर के ये टेक पार्ट करता है। सही है। सर्विसाइटिस कहते हैं आइटस, जहां पे भी आईटी या साइटस लगे मतलब आप समझे कि समथिंग किसी भी पार्ट की इन्फ्लामेशन। सर्विसाइटिस कहते हैं सर्विक्स की इन्फ्लामेशन को, साल्पेंजाइटिस कहते हैं फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन को, ठीक है। पीआईडी आपको पता है कि खवातीन की जो है वो इन्फेक्शन है, ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। न्यूनेट्स के अंदर ये कंजक्टिवाइटिस है, आंखों की इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद राइटर सिंड्रोम के अंदर 3 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, यूरिथ्राइटिस, यूवाइटिस और आर्थराइटिस, ये तीनों मौजूद होंगे तो राइटर सिंड्रोम होगी। और उसके बाद लिम्फेंजियो ग्रेन्युलोमा वेनरम, ये भी खास किस्म की कह लें लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, लिम्फ नोड की डिजीज है, जो कि ये इस सूरत में आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिक कर सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हम खास किस्म की स्टेन यूज करते हैं बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये प्रोटोजुआ है तो इसके लिए जो स्टेनिंग यूज करेंगे उसे जेम्सा स्टेन बोलते हैं। जेम्सा स्टेन पे जब डाई डालेंगे तो हमें इंक्लूजन बॉडीज इन एपिथेलियल सेल्स नजर आएंगी। ग्राम स्टेन ऑफ नो वैल्यू, अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका है ही ग्राम स्टेनिंग पे है, जो कि बैक्टीरिया को डाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं खास किस्म की डाई, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। लेकिन इस प्रोटोजुआ को डाई करने के लिए हम जेम्सा स्टेन यूज करेंगे, और जब जेम्सा स्टेन डालेंगे, जेम्सा डाई डालेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हम देखेंगे कि इंक्लूजन बॉडीज हमें नजर आती हैं एपिथेलियल सेल्स के अंदर। अलाइजा भी करवाएंगे बाद में, फिर पीसीआर और कल्चर वगैरह। अलाइजा करवाएंगे तो एंटीजेंस प्रेजेंट होंगी आपकी एक्सुडेट और यूरिन के अंदर, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस वगैरह। ट्रीटमेंट में टेट्रासाइक्लिन आप दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ये कौन सी क्लाड्स है? मैक्रोलाइड्स है ना ये सारे के सारे, टेट्रा, एरिथ्रो, जिथ्रो, तो ये दे सकते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। क्लिनिकल यूज यूटीआई हुआ हो तो तब दे सकते हैं। कॉमनेस्ट कॉजेज आपको पता है यूटीआई की वो इकोलाई है, तो कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं? साथ में सिफालेक्सिन, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि सेफ्ट्रोक्सान इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो वो क्या बीटा लैक्टेमेसिस ही है ना, तो सिफालेक्सिन, कोएमॉक्सिक्लेव। सेकेंडरी चॉइस यानी दूसरे नंबर पे जो चॉइस आती है, बेटर नॉन बीटा लैक्टिम अल्टरनेट्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर अगर तो नॉन बीटा लैक्टिम रिंग है उस बैक्टीरिया का, तो उसे उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? उसमें हम नाइट्रोफ्यूरिनेशन और ट्राइमेथोप्रिम यूज कर सकते हैं, ये 2 ड्रग्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके इंट्रा एब्डोमिनल और रीनल सेप्सिस बनते हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा कॉमनेस्ट कॉजेज इसकी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, आपको पता है कॉलीफॉर्म ठंडे पानी का और ताज़ा पानी का बैक्टीरिया है, तो इसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन होगा वो ज़्यादातर आपका एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस काज करेगा, और जितने भी इंटेरिक फीवर है उसमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मौजूद होते हैं। तो इस सूरत में जो एंटीबायोटिक हम ज़्यादातर यूज करते हैं वो टोजासोसिन है, कोएमॉक्सिक्लेव है, और मीरोपीनम है, इमीपीनम है, एंट्रापीनम है, ठीक है। ये चॉइस ऑफ ड्रग हमारी होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के क्लिनिकल यूजेस हमें पहले भी पढ़े हैं, आप दोबारा उसमें लिखी है। इंट्रा एब्डोमिनल एंड रीनल सोर्सेज, कॉमनेस्ट सोर्स कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें जो ड्रग होती है वो जेंटामाइसिन है, अमीकासिन है। अमीकासिन छोटे से आपको पता है वॉयल में भी आता है, वार्ड के अंदर बच्चों को लगता है। बीटा लैक्टिम रिंग होता है इनके अंदर, इन बैक्टीरिया में, एंड मेट्रोनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल है जो इसमें शामिल है। एडवर्स इफेक्ट में अप टू 30%, हमने पीछे भी पढ़ा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स ही होते हैं। जर्नल कोई भी साइड इफेक्ट ना आ रहा तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया तो फर्स्ट ऐसे है ना कि जो कि मस्ट लिखने हैं आपने, और अप टू 33% होते ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, उसमें डिस्पेप्सिया भी आ जाता है, ठीक है। ईएसबीएल कहाँ पे आपने देखा है? ईएसबीएल उसका एक ड्रग का नाम है, ये मतलब इन सबको जो है ना वो उसने शॉर्ट फॉर्म के अंदर बताया हुआ है कि अगर आपको जो है वो बीटा लैक्टेमेसिस रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन होता है और ईएसबीएल सस्पेक्ट होता है तो फिर आपने सारी चॉइसेस के अंदर बना के देना होता है।
उसको बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद थ्रोम्बो एक्सटेंडेड मतलब के ब्रॉडर, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड का मतलब ये होता है, ब्रॉडर को बोलते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है वॉमिटिंग, नोजिया, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, आईवी इरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। थ्रोम्बोफेलिबाइटिस क्या होता है? थ्रोम्बोफेलिबाइटिस का आपको पता यही है ना कि जो भी आपकी ये जो आईवी लाइंस है इनके अंदर जब इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है लगा लगा के, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस होना शुरू होता है, ठीक है। क्यूटीसी प्रोलोंगेशन, क्यूटीसी प्रोलोंगेशन जो होता है ना वो आपकी जो ये होती है, जो आप ईसीजी करवाते हो तो ईसीजी ग्राफ के ऊपर आपने देखा है कि क्यूटी इंटरवल बनता है, तो क्यूटी इंटरवल की प्रोलोंगेशन आ जाती है अगर तो आप लोग क्या करते हो, इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन नहीं आपने करना। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिफेरल लाइन, जी। उसके बाद वेंट्रिकुलर एरिथमिया शुरू हो जाते हैं, यानी कि कार्डिक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब आंखों बेनाई के अंदर हाई डोज एरिथ्रोमाइसिन, और रीनल इम्पेयरमेंट, रीनल इम्पेयरमेंट यानी कि गुर्दे फेल हो जाते हैं। आपने ज्यादा जो है वो इसका यूज नहीं करना। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन बीटा लैक्टेमेसिस के अंदर? बीटा लैक्टेमेसिस का सिर्फ आपका यही है कि ये जो इसमें 3 ड्रग्स है ना, कोमोक्सीस्लेफेर, टोजाजोसिन और मिरीपीनम है, इमीपीनम है, एंट्रापीनम है, ये एक्सटेंडेड आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाता है ना बीटा लैक्टेमेजिस का, उसको बोलते हैं। यानी कि एक्सटेंडेड से मुराद ये है कि इसमें ये तीनों यूज हो रहे हैं, तीनों आपकी ड्रग्स जो है वो यूज हो रही है। जैसे कि सुमैया ने क्वेश्चन किया था ईएसबीएल का, तो इसमें यही है कि उसका स्पेक्ट्रम बड़ा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि उसकी रेंज बड़ी है, नंबर ऑफ ड्रग्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसीलिए उसको जो है ना वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा लैक्टेमेसिस का नाम दिया हुआ है, ईएसबीएल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा लैक्टेमेसेस ड्रग, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा ड्रग्स यूज हो रही हैं उसके स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए। हाँ जी, आरफा का क्या नो आ गया है? नो मैम क्या मतलब? ओके, आगे चलते हैं। हम लोग किस स्लाइड पे थे? एडवर्स इफेक्ट्स फ्लोरोक्विनोलॉन्स के हम लोग पढ़ रहे थे। तो वो कहता है कार्डिक में क्या क्या हो सकते हैं। हाँ जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? दोबारा रिपीट करें, दोबारा रिपीट करें, अब मैं नीचे नहीं जा रही। एडवर्स इफेक्ट्स में फ्लोरोक्विनोलॉन्स में कहता है क्यूटीसी इंटरवल, वही आ जाता है ईसीजी ग्राफ के ऊपर, जो आपका क्यूटी इंटरवल डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें इसकी प्रोलोंगेशन आ जाती है, क्यूटीसी इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एरिथमियाज में जा रहा है, डिफिब्रिलेशन में जा रहा है पेशेंट, तो ईसीजी के ऊपर ये आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। अज्यूम टू क्लास इफेक्ट, म्यूजियम टू भी क्लास इफेक्ट मतलब ये कि उस क्लास से रिलेटेड आपको इफेक्ट उसका मिलेगा, आप उसको अज्यूम कर लेते हैं। आर्टिकुलर डैमेज, ठीक है, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, आर्टिकुलर डैमेजिंग क्या क्या हो सकती है। कार्टिलेज डैमेज हो सकती है आपकी, ठीक है, जितनी भी सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर आपकी जॉइंट्स के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस्ड इन एनिमल्स विद लार्ज डोजेज, और अगर एनिमल्स के अंदर आपने फ्लोरोक्विनोलॉन्स देने हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर देने होते हैं। टेट्रासाइक्लिन आपने अक्सर देखा है स्किन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, ज्यादातर ये ग्रुप भी यूज होता है, ठीक है। सेलुलाइटिस के अंदर, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन के अंदर। कॉमनेस्ट कॉजेज इसकी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, यानी कि ज्यादातर जो जिसके अगेंस्ट से यूज होगा वो स्टेफलोकोकस ऑरिस है और बीटा हिमोलिटिक स्टेफलोकोकाई है, यानी कि ये दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनके लिए अगेंस्ट से ज्यादा काम होता है।
और टेट्रासाइक्लिन में भी आगे फर्दर डॉक्सीसाइक्लिन ऐसी ड्रग है जो कि ज्यादातर यूज होती है। ये आपने एज इट इज याद करना है। अभी तक के इन 3 ग्रुप्स के अंदर, 4 ग्रुप्स के अंदर कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? तो आई विल प्रोसीड नेक्स्ट सेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे बता दे, ताकि फिर मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं फिर स्टार्ट करूं, तो अगर आपका कोई इश्यू है तो। बेटा ये मिक्स हो रहा है, आपने टेबल बनाना है। टेबल बना के आपने हर ग्रुप की, आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने हर ग्रुप की टॉक्सिसिटी को लैदा से उस टेबल में लिखना है, उसके क्लिनिकल यूजेस को लैदा लिखना है, उसके स्पेक्ट्रम को लैदा लिखना है, और उसकी जो आगे से नेम ऑफ ड्रग है उसको लैदा लिखना है। आप अगर देखें ना अपने शालामार जो वो लिंक है उसके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि आज का असाइनमेंट यही है कि आपने जितने भी ग्रुप ऑफ ड्रग्स पढ़े हैं उनको आपने लाइन लगा के उनके मेजर ग्रुप का नाम लैदा लिखना है, टॉक्सिसिटी उनकी लैदा बयान कर दी है, और उनकी जो क्लिनिकल यूजेस है वो लैदा बयान करना है, और उनका स्पेक्ट्रम लैदा बयान करना है। ओके, मैं ग्रुप के नाम आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर आप फर्स्ट स्लाइड पे चले, सब लोग फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएं प्लीज। आप लोगों को चीजें, सबसे पहले जो हमने ग्रुप पढ़ा था वो आपको पता था वो कौन सा था? वो बीटा लैक्टेमेजिस था। बीटा लैक्टेमेजिस ग्रुप है जो फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है, वो बीटा लैक्टेमेजिस है। दूसरा जो ग्रुप है वो आपके पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। दूसरा ग्रुप कौन सा है आपके पास? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। ये देखें, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। तीसरा जो आपने पढ़ा वो आपने कौन सा पढ़ा? वो आपने पढ़ा क्या कहते हैं, मैक्रोलाइड्स पढ़ा। मैक्रोलाइड्स के बाद आपने क्या पढ़ा? मैक्रोलाइड्स के बाद आपने फ्लूरोक्विनोलॉन्स पढ़ा। फ्लूरोक्विनोलॉन्स के बाद आपने ग्लाइकोपेप्टाइड पढ़ा। ग्लाइकोपेप्टाइड के बाद आपने क्या पढ़ा? ग्लाइकोपेप्टाइड के बाद आप लोगों ने मेट्रोनिडाजोल पढ़ा। मैं इसको शुरू से निकाल रही हूं ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, सब लोग देख रहे हैं स्लाइड को? कहता है क्लासिफाई कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स इनको 6 मेजर ग्रुप्स, एंटीबायोटिक्स ऑफ क्लासेस 6 मेजर ग्रुप हैं। बीटा लैक्टेमेजिस पढ़ा, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ा, फ्लूरोक्विनोलॉन्स पढ़ा, मैक्रोलाइड्स पढ़ा, टेट्रासाइक्लिन्स पढ़ा, ग्लाइकोपेप्टाइड्स पढ़ा एंड मेट्रोनिडाजोल पढ़ा। ठीक है। बीटा लैक्टेमेजिस के अंदर हमने, बीटा लैक्टेमेजिस का मैंने आपको मेनली जो बताया था कि वो कौन सा ग्रुप का ड्रग आ जाता है, जितना भी आपकी ये पेंसिलिन वगैरह आ जाती है उससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप उसके अंदर आ जाते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मैंने आपको बताया कि जितना भी आपका ये सेफ्ट्राइक्सोन आपकी वार्ड में जो आ रहा है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। उसके बाद फिर आपने फ्लूरोक्विनोलॉन से रिलेटेड पढ़ा, इमीपीनम, कार्बीपीनम, ये सारी की सारी आ गई। फिर आपने मैक्रोलाइड्स में टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये जो आपका ये आ रहा है एजोमैक्स कैप्सूल आ रहा है। फिर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी आपको पता है अच्छी तरह से। ग्लाइकोपेप्टाइड पढ़ा, और फिर मेट्रोनिडाजोल में आपने फ्लैजेल वगैरह पढ़ ली, जो भी एंटी प्रोटोजोल, एंटी एमीबिएसिस प्रॉपर्टीज जो मेडिसिन रखती है वो आ रही है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक टेबल बनाना है, उस ग्रुप का मेजर नेम, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका स्पेक्ट्रम, ठीक है,
उसके क्लिनिकल यूजेस, उसके साइड इफेक्ट्स, ये सारा टेबल आपने मुझे सेंड करना है और आपने इसको एज इट इज याद करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इन फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. आप किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे मैसेज करें, फिर मैं अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूं. टाइम कम है, प्लीज क्लास हरी अप. नहीं हुआ अपलोड, यहाँ मुझे नहीं शो हो रहा. ओके, थैंक यू. ओके क्लास, नेक्स्ट जो लेक्चर है, आप लोग बिल्कुल भी बात नहीं मानते, तो अब नहीं होगी अटेंडेंस. ओके, नेक्स्ट लेक्चर हमारा है बैक्टीरियल स्टेनिंग का. अच्छा, मैंने आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर लेके गई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ऐसे तो नहीं होता कि हमने स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया रखे और ले जाके जो है वो हमने बैक्टीरिया को देखना शुरू कर दिया. नहीं, हरगिज नहीं ऐसे होता. बल्कि ये याद रखें कि बैक्टीरिया जो होता है उसको किसी किस्म की खास किस्म की आपको डाई पिलानी पड़ती है, और डाई पिलाने के बाद फिर ही आप उसको जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते हो. ठीक है, तो इस खास किस्म की टेक्निक जिसमें आप बैक्टीरिया को खास किस्म की डाई पिलाते हो, उस प्रोसीजर का नाम है बैक्टीरियल स्टेनिंग. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक शीशे की स्लाइड ली, उसके ऊपर आपने बैक्टीरिया डाला और जाके माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया और उसको देखना शुरू कर दिया. नहीं, ग्राम स्टेनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बैक्टीरिया को डाई करते हो, डाई करने के बाद उसको आप देखते हो. ठीक है, Hans Christian Johnson Graham. ठीक है, the Gram stain was devised by the Danish physician Hans Christian Johnson Graham while working in Berlin in 1883.
He later published this procedure in 1884. ठीक है. At the time, Dr. Graham was studying lung tissue section from patients who had died of pneumonia. ठीक है. तो ग्राम क्रिस्टन जॉर्जिक ग्राम उस साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम से ये खास किस्म का प्रोसीजर बैक्टीरिया को डाई करने का पड़ गया, जिसको ग्राम स्टेनिंग का नाम दिया गया. फर्स्ट टाइम इस प्रोसीजर के ऊपर जब इसने काम किया तो 1883 के अंदर काम किया, और जब इसको पब्लिश किया गया तो वो 1884 के अंदर इसको पब्लिश किया गया. ठीक है. और ये काम इसने इस वक्त किया जब वो उस वक्त किसी पेशेंट के, नमूनिया के पेशेंट के लंग्स के ऊपर खास किस्म की स्टडी कर रहा था. ठीक है. आगे कहता है डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हांस क्रिस्टन ग्राम इन 1880 बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है. इस बेस पे उसने कह दिया कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है. क्यों? क्योंकि उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में फर्क आ जाता है. ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत दफा बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल की सेल वॉल की जो उनकी वो होती है, साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट होता है. उसी हिसाब से फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी डिफरेंटली डाई होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी डिफरेंटली डाई होते हैं. ठीक है. तो इस हिसाब से ग्राम ने भी यही बात की. Gram staining an important technique. A staining technique used to classify bacteria. Bacteria are stained with gentian violet and then treated with Gram solution. After being decolorized with alcohol and treated with safranin and washed in water. Those that retain these gentian violet are Gram positive and those do not retain it are Gram negative. ओके ये थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट बना देती हूँ. ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है. याद रखें कि 3-4 किस्म की डाइज यूज होती है. मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंपल अगर आप ग्लास के ऊपर ले जाकर बैक्टीरिया रख देते हैं किसी स्लाइड के ऊपर, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्विच ऑन करके देखते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है. उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए खास किस्म की कलर से आपको उसको डाई करना पड़ेगा, जो कि आपको बताएंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. तो यही काम साइंटिस्ट ग्राम ने भी किया. अब 3 तरह के कलर होते हैं. एक होता है जेंशन वॉयलेट. वॉयलेट आपने अक्सर देखा, आप लोग ड्रेसेस में भी वॉयलेट कलर यूज करते हैं, पर्पल कलर जिसको बोलते हैं, जेंशन वॉयलेट. ठीक है. उसके बाद आप आ जाता है आपका सफरानीन. ठीक है. सफरानीन और दरमियान में हम यूज करते हैं अल्कोहल डीकलराइज करने के लिए. जितने भी बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव होंगे वो वॉयलेट कलर के हो जाते हैं अगर तो वो ग्राम पॉजिटिव है स्लाइड के ऊपर, और अगर वो ग्राम पॉजिटिव नहीं है तो वो रेड हो जाते हैं सफरानिन डाई डालने से. यानी कि जितने भी बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव पड़े होंगे वो रेड हो जाएंगे, वो वॉयलेट कलर की डाई को हासिल नहीं करेंगे, वॉयलेट कलर अपने ऊपर नहीं चढ़ाएंगे. इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले स्टेप में हम जंक्शन वॉयलेट डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको वॉश करके आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं डीकलोराइजर के तौर पे. ठीक है. और उसके बाद हम क्या करते हैं एट द एंड सफरानिन डाल देते हैं. अब जो बैक्टीरिया पॉजिटिव है वो तो वॉयलेट ही रहते हैं. ठीक है. वो डीकलराइजर डालने के बाद रेड नहीं होते, और जो डीकलराइजर डालने से अपना वॉयलेट कलर छोड़ दे इसका मतलब वो पॉजिटिव थे नहीं. ठीक है. वो सफरानिन डालने से फिर रेड हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. अब आगे चलते हैं. अब हम थोड़ी सी सेल वॉल के ऊपर बात कर लेते हैं. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर मेनली क्या होता है? थिक सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड अदर पॉलीमर्स की मिलकर बनी हुई होती है. मैंने पहले भी आपको कई दफा बताया. पेप्टाइडोग्लाइकेन कंसिस्ट ऑफ इंटरलीविंग फिलामेंट्स मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन मोनोमर्स. ठीक है. अब ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ सिंपल इतना याद करना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन और पॉलीमर से मिलकर बनी हुई होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन फर्दर आगे से इंटरलीविंग फिलामेंट्स के थ्रू जो है वो एक दूसरे से अल्टरनेटिवली जुड़े हुए होते हैं. बस यहां तक. आगे एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एसिटाइल ग्लूकोसामीन याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन देयर इज ए मेम्ब्रेन टेकोइक एसिड. अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में खास किस्म की एक नई मेम्ब्रेन होती है जिसको जो कि टेकोइक एसिड की मिलकर बनी हुई होती है. ठीक है. बस आपने इसमें इतना याद रखना है. दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ. कहता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन और पॉलीमर्स की मिलकर बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन्स जो होते हैं वो इंटरलिविंग फिलामेंट्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं.
ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में खास किस्म का कंपाउंड होता है जिसको टेकोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव एन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फास्फोलिपिड एंड बैक्टीरियल लिपोपोलीसेकेराइड outside of their thin peptidoglycan layer. The space between the outer membrane and the peptidoglycan layer is called periplasmic space. The outer membrane protects the gram-negative bacteria against penicillin and lysozyme. अब फर्क क्या आ जाता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना, इनकी सेल वॉल प्योरली चिकनाइयों की तहों से मिलकर बनी हुई होती है, लाइपोपोलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन भी इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। सो इनकी जो इनर लेयर है जो कि चिकनाई की तहों पर मुनहसिर है, लाइपोपोलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है, तो देयर इज अ लेयर बिटवीन द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। ठीक है, जो कि पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहलाती है। जिस तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में खास किस्म की नई मेम्ब्रेन होती है जो कि टेकोइक एसिड की मिलकर बनी हुई होती है, इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लाइपोपोलीसेकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर यानी इनर और आउटर लेयर के दरमियान में खास किस्म की लेयर होती है जो कि पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहलाती है। ओके, और आउटर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? आउटर मेम्ब्रेन का यही काम होता है कि बाहर से अगर कोई पेनिसिलिन, कोई भी एंटीबायोटिक, लाइसोजाइम वगैरह अगर एक्ट करता है तो ये मेम्ब्रेन उसको, बैक्टीरिया को गिरने से बचा लेती है। बैक्टीरिया का, एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया पे नहीं होने देती। ये इस मेम्ब्रेन का काम होता है। अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें, आउटर पेप्टाइडोग्लाइकेन और इनर जो है वो आपकी किस चीज की बनी है? टेकोइक एसिड की। ग्राम नेगेटिव के अंदर देखें, पेप्टाइडोग्लाइकेन आ गया, फिर आपके पास लाइपोपोलीसेकेराइड आ गया और इन दोनों के दरमियान में आपके पास पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ गई, जो कि पहले भी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टेनिंग। रिक्वायरमेंट्स क्या है, चीजें कौन कौन सी चाहिए स्टेनिंग करने के लिए? सबसे पहले वो कहता है क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, एक ऐसी स्लाइड जो कि क्लीन हो और उस पर किसी किस्म का कोई ग्रीस श्रीस ना लगी हो। बैक्टीरिया ट्यूब स्टेन, ठीक है, ऐसी ट्यूब जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है एज ए सैंपल स्टेन करने के लिए। उसके बाद एक खास किस्म की इनोक्यूलेटिंग लूप होती है। लूप कहते हैं जैसे आप रोटी पकाने के लिए चिमटा यूज करते हैं ना, इसी तरह से ये लूप क्या होती है, ये ट्रांसफर करती है बैक्टीरिया को ज्यादा से उठा के कम पे ले जाने के लिए, या आप कह लें कि पैट्री डिश से उठा के आपकी स्लाइड पे रखने के लिए। ये वो चिमटा है, ये वो आला है, ये वो धात है। ठीक है, जैसे चिमटा रोटी पकाने के लिए, इसी तरह से इनोक्यूलेटिंग लूप। लूप का क्या है कि आगे लूप जो होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, उसको पहले हम आग के ऊपर, फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेते हैं, बंसन बर्नर के ऊपर गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद फिर हम पैट्री डिश से वो सैंपल बैक्टीरिया का उठा के अपनी स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बंसन बर्नर। बंसन बर्नर क्या है? जारी बात है, स्टरलाइज करने के लिए गर्म करके स्टरलाइज करते हैं किसको? इनोक्यूलेटिंग लूप को, बिफोर एंड आफ्टर स्मीयर प्रेपरेशन। स्मीयर प्रेपरेशन बनाते हुए, स्मीयर प्रेपरेशन ये होता है कि जब हम बैक्टीरिया को पैट्री डिश से उठा के स्लाइड के ऊपर लेके आते हैं तो उसको कहते हैं कि ये स्मीयर बन गया, बैक्टीरियल स्मीयर बन गया, सैंपल बन गया। उसके बाद आ जाता है पेंसिलिन मार्कर टू मार्क पर्टिकुलरली सेंट्रल पोर्शन, पेंसिल मार्कर सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्लाइड वेयर द बैक्टीरियल स्मीयर इज अप्लाइड। अब आपने देखा है कि जो आपकी स्लाइड होती है वो खासी चौड़ी होती है। अगर आप क्या करते हो, इधर सैंपल लगते हो वो इधर से गिर जाएगा, इधर रखते हो इधर से गिर जाएगा। पहली बात तो ये कि आपने उसको बेसन के ऊपर रख के, वॉश बेसन के ऊपर रख के आपने पेंसिल या मार्कर से निशान लगा लेना है कि हमने अपना सैंपल इनोक्यूलेटिंग लूप से उठाना है जब, तो हमने इस एरिया के अंदर अंदर रखना है। ठीक है, स्मीयर बनाने के लिए। Putting the bacterial suspension bacteria in the liquid to be stained on the central portion of the slide in the circular fashion। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि स्लाइड की मिड के अंदर जो है वो ये वाला सैंपल रखना है और इन सर्कुलर मोशन, उसको सर्कुलर मोशन के अंदर करना है, और उसको आपने एयर के अंदर क्या करना है, उसको ड्राई करना है और उसको हीट के ऊपर फिक्स करना है, जिससे रिजल्टेंट प्रिपरेशन जो है वो क्या कहलाएगी? बैक्टीरियल स्मीयर कहलाएगी, यानी अपीयर डल वाइट, और गर्म करने के बाद वो डल वाइट कलर की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्टेनिंग रिएजेंट्स के लिए क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट्स। क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन होता है या जंक्शन वॉयलेट। उसके बाद ग्राम्स आयोडीन होता है, मॉर्डेंट या फिक्सेटिव जिसको बोलते हैं।
उसके बाद एसीटोन होता है 95%, जिसको डीकलोराइजर बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी सफ्रानीन, ठीक है, सफ्रानीन आ जाती है या डाइल्यूट कार्बोलिक फ्यूजन। बेटा रिक्वायरमेंट्स में उसने ये बताया है कि क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड होती है, यानी कि साफ सुथरी चिकनाइयों के बगैर साफ सुथरी स्लाइड लेनी है हमने। बैक्टीरिया ट्यूब स्ट्रेन लेना है जिसमें बैक्टीरिया मौजूद हो। इनोकुलेटिंग लूप लेना है जिससे आपने सैंपल को शिफ्ट करना है। फिर आपने बंसन बर्नर लेना है जिसके ऊपर फ्लेम के ऊपर आपने उसको गर्म करना है, उसको स्टरलाइज करना है। फिर पेंसिल या मार्कर लेना है स्लाइड पे निशान लगाने के लिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट में स्टेनिंग रिएजेंट्स में क्रिस्टल वायलेट है, ग्राम आयोडीन है, एसीटोन है और सफ्रानीन है। ये सारे के सारे आपके पास डाइज है। इस तरतीब में डालेंगे, पहले क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, फिर ग्राम आयोडीन डालेंगे, फिर ग्राम डीकलोराइजर डालेंगे और फिर सफ्रानीन डालेंगे। जिस तरतीब में ये शेल्फ के ऊपर पड़े हुए लेबोरेटरी में, इसी तरतीब से आपने इसको डालना है। और आगे इसका टाइम ड्यूरेशन भी स्पेसिफिक है कि इतने इतने टाइम के लिए आपने डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना। क्रिस्टल वॉयलेट को देखें। सबसे पहले जब बैक्टीरिया आप स्मीयर बनाते हो तो ऑल बैक्टीरिया टेक क्रिस्टल वॉयलेट सो ऑल अपीयर वॉयलेट। तो पहला स्टेप आप जब डालते हो पहली बोतल से क्रिस्टल वॉयलेट से, तो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल कलर के हो जाते हैं। उसके बाद जो आप सेकंड डाई डालते हो वो आप आयोडीन डालते हो। तो आयोडीन डालने से पहले से आपने वॉयलेट डाला हुआ है तो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले अभी हाँ जी 1 to 2 ड्रॉप डाले और कितने मिनट के लिए डाले वो भी अभी टाइम भी आगे आएगा। उसके बाद है एसीटोन। बैक्टीरिया विद हाई लिपिड कंटेंट लूज्ड crystal violet iodine complex appear colorless but bacteria with less lipid content retain CV1 complex appear violet। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया के जिनके अंदर चिकनाई की तय कम होती है, जिनके अंदर जिनकी सेल वॉल लाइपोपोलीसेक्राइड की मिलकर नहीं बनी होगी, वो तो क्या करेंगे, वो तो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, एसीटोन डालने से। लेकिन वो बैक्टीरिया के जिनकी सेल वॉल के अंदर लिपिड बहुत ज्यादा है, वो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को छोड़ देंगे और डीकलराइजर हो जाएंगे। और एसीटोन का काम भी यही है कि वो डीकलराइजर कर दे। लेकिन एसीटोन सिर्फ उन बैक्टीरिया को डीकलराइजर करेगा जिनकी सेल वॉल के अंदर चिकनाई की तय बहुत ज्यादा होगी, यानी कि जो ग्राम नेगेटिव होंगे। अब एंड पे जब हम सफ्रानीन या डाइल्यूट कार्बोलिक फ्यूजन डालेंगे तो वो कलरलेस बैक्टीरिया रेड हो जाएंगे या पिंक हो जाएंगे, जिससे हमें ये साबित होगा कि एसीटोन डालने से जो बैक्टीरिया कलरलेस रह गए थे उनकी सेल वॉल के अंदर चिकनाई बहुत ज्यादा थी, वो लिपोपोलीसेक्राइड के मिलकर बने हुए थे, यानी कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। इसीलिए वो एसीटोन डालने से उन्होंने जंक्शन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट कलर छोड़ दिया और सफ्रानीन डालने से वो रेड अपीयर हो गए। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें। क्रिस्टल वॉयलेट आपने 1 मिनट के लिए डालना है, 1 मिनट टाइम घड़ी पे नोट करके उसको वॉश कर लेना है। फिर आयोडीन आपने 1 मिनट के लिए डालना है, घड़ी पे टाइम लिखना है और वॉश कर लेना है। फिर आपने एसिडोन डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप और वॉच आउट करना है अपने कलर को, ठीक है, और इमीडिएटली वॉश करना है। फिर आपने सफ्रानीन या डाइल्यूट कार्बोल फ्यूजन डालना है 1 मिनट के लिए और फिर वॉश करना है। फिर आपने उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है और माइक्रोस्कोप की भी आपने 100x पावर के नीचे लेंस में देखना है। रिजल्ट शुड बी कंफर्म्ड ओनली विद 100x पावर। ठीक है, आगे देखें स्मीयर फिक्सेशन क्या होती है। स्मीयर मैंने आपको बताया था सैंपल बनाना, सैंपल बनाना यानी कि आप जब इनोकुलेशन ट्यूब से बैटरी डिश से सैंपल उठाते हो और लाके उसको उसके ऊपर रखते हो, स्लाइड के ऊपर रखते हो, तो उसे कहते हैं स्मीयर बनाना। स्मीयर फिक्सेशन अब कैसे होती है, गर्म करके बंसन बर्नर के ऊपर। पास एयर ड्राइड स्मीयर थ्रू ए फ्लेम 2 or 3 times, डू नॉट ओवरहीट, अलाउ स्लाइड टू कूल बिफोर स्टेनिंग। अब आपने बंसन बर्नर के ऊपर स्लाइड को पकड़ा और उसको इस तरह से आपने ड्राई करवाना है। एक दफा आगे गए, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर 4 दफा। ये नहीं कि उसके ऊपर रखे रखना है। अगर रखे रखोगे तो वो ग्लास की बनी हुई स्लाइड है, वो फट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। आपने उसको इंटरमिटेंट हीट देनी है, आगे पीछे करके, ठीक है, वंस वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने उसको ठंडा करना है, फिर डाई डालनी है। फिर आ जाती है मेथनॉल फिक्सेशन। प्लेस एयर ड्राइड स्मीयर्स इन ए पॉपलिन जार विद मेथनॉल फॉर 1 मिनट।
Alternatively, flood smear with methanol for 1 minute, drain slides and allow to dry before staining. ठीक है, मेथनॉल फिक्सेशन में वो ये कहता है कि आप मेथनॉल डाल के भी उसको ड्राई कर सकते हो, और 1 मिनट के लिए डालो, फ्लड करो स्मीयर के ऊपर मेथनॉल को और उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद वो सारा का सारा पानी इधर उधर का ड्रेन कर लेगी और स्लाइड जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ये देखिए, मेथड ऑफ पिकिंग मटेरियल फ्रॉम एगर प्लेट। ये आपकी एगर प्लेट है, सैंपल प्लेट है। जब आपने इनोकुलेशन ट्यूब से सैंपल उठाना है तो इस तरह से नहीं उठाना, इस तरह से उठाना है, 90 के एंगल में उठाना है। उसके बाद ये आपकी पैट्री डिश है, ये जो मैं बता रही थी ना पैट्री डिश, ये वो पैट्री डिश है जिसमें बैक्टीरिया ज्यादा मिकदार में है, कॉलोनीज की फॉर्म में है। ये आपकी स्लाइड है, ठीक है। ये वो इनोकुलेटिंग ट्यूब है जो कि धात की बनी है, जिसको आप फ्लेम के ऊपर, बंसन बर्नर के ऊपर पहले गर्म करते हो, गर्म करके स्टरलाइज करते हो, यहाँ से फिर आप अपना सैंपल लेते हो और स्लाइड के दरमियान में जहां मार्कर से आपने निशान लगाया वहां पे उसको पुट करते हो, ठीक है। ये तरीकेकार है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग अंडर ऑयल इमर्शन लेंस। अच्छा, आप खास किस्म का माइक्रोस्कोप लैब के अंदर एक ऑयल होता है डिब्बी में, उसको बोलते हैं ऑयल इमर्शन। आप लेंस के ऊपर वो ऑयल अप्लाई करते हो और फिर आप अपनी स्लाइड के नीचे देखते हो। तो ऑयल इमर्शन लगाने से वो कहता है कि आपको पीएमएनएस नजर आएंगे, मोनोन्यूक्लियर सेल्स नजर आएंगे और आरबीसीज नजर आएंगे। पीएमएनएस होता है पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। तो कहता है कि आपको रिलेटिवली पीएमएनएस नजर आएंगे, मोनोन्यूक्लियर सेल्स नजर आएंगी और आरबीसीज नजर आएंगे। रिलेटिव अमाउंट ऑफ स्क्वाइमोज एपिथेलियल बैक्टीरियल सेल्स नजर आएंगे, कंसिस्टेंट विद नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा विच में इंडिकेट एन इम्प्रॉपरली कलेक्टेड स्पेसिमन। ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मल फ्लोरा भी आपके साथ अगर आ जाते हैं, अगर आप सैंपल लेते हो, अगर सैंपल ठीक तरह से नहीं लेते हो तो वो इम्प्रॉपरली वो भी आ जाएंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑयल इमर्शन लेंस में आपको नजर आएंगे। लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आएगी। नोट एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लोकेशन से मुराद ये है कि वो किस जगह पे मौजूद है, चेन की फॉर्म में मौजूद है, क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद है, गुच्छों की फॉर्म में मौजूद है। अगर चेन की फॉर्म में मौजूद है तो उसे हम स्ट्रेप्टो कहेंगे, अगर गुच्छों की फॉर्म में मौजूद है तो उसे स्टेफलो कहेंगे, अगर गोल हैं और चेन की फॉर्म है तो स्ट्रेप्टो कोकाई होंगे, अगर गुच्छों की फॉर्म में है और गोल है तो स्टेफलो कोकाई होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने उसकी अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने उसको नाम देना है। ठीक है, कलर मेक्स द डिफरेंस इन ग्राम स्टेनिंग। अब ये आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर सारे पर्पल या जंक्शन वॉयलेट ग्राम पॉजिटिव हो गए और ये वाले ग्राम नेगेटिव हो गए। बैक्टीरिया दैट मैनेज टू कीप द ओरिजिनल पर्पल dye have only got a cell wall, thereby are called gram positive. ठीक है, bacteria that lose the original purple dye and can therefore take up the second red dye have got both the cell wall and cell membrane, they are gram negative bacteria. ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स में देखते हैं। पर्पल कलर्ड बैक्टीरिया आपको पता है ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं और पिंक कलर्ड बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। शेप में अगर वो स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल हो सकते हैं, कोकाई हो सकते हैं, रॉड हो सकते हैं, बेसिलाई हो सकते हैं। अरेंजमेंट में वो कहता है कोकाई अगर क्लस्टर में होंगे तो स्टेफलो कोकाई होंगे, स्टेफ वर्ड यूज करेंगे। अगर तो वो चेन की फॉर्म में है, सॉरी अगर क्लस्टर की फॉर्म में है तो स्टेफ यूज करेंगे, और अगर चेन की फॉर्म में है कोकाई बैक्टीरिया तो स्ट्रेप्टो यूज करेंगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। कहता है इफ नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन इन द स्मीयर ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमन, रिपोर्ट नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन। अगर आपको कुछ भी नजर नहीं आया तो आप रिपोर्ट में लिखिए कि आपको कुछ भी नजर नहीं आया। नंबर 2, इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन, रिपोर्ट रिलेटिव नंबर्स एंड डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी। और अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए हैं तो आप रिपोर्ट में लिखें कि आपको रिलेटिवली कितने नंबर नजर आए हैं। कॉलोनी की फॉर्म में नजर आए हैं, 4 आए हैं, 5 आए हैं, 6 आए हैं, लंबे थे, गोल थे, गुच्छों की फॉर्म में थे, चेन की फॉर्म में थे। सारी मॉर्फोलॉजी आपने अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर फाइंडिंग्स में लिखनी है। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है प्री डोमिनेंट शेप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शेप्स के बारे में भी बताना है, शेप्स के बारे में भी लिखना है कि शेप्स कैसे बनाई गई उनकी। ठीक है, आगे ग्राम पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इस तरह से क्लस्टर फॉर्म में पड़े होते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये कि ग्राम पॉजिटिव क्यों कहा गया, उनको ग्राम पॉजिटिव इसलिए किया क्योंकि उनका जंक्शन वॉयलेट है, यानी कि उनका पर्पल कलर है, इसलिए उनको ग्राम पॉजिटिव कहा गया। और कोकाई क्यों कहा गया, कोकाई इसलिए कहा है क्योंकि वो गोल है। ठीक है, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड चेन्स। ये देखें, चेन्स की फॉर्म ऐसे लग रहा है जैसे चेन पहनी होती है गली में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव है यानी कि पर्पल है और चेन की फॉर्म में है।
आगे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई आप देख रहे हैं ये रेड कलर के हैं, लंबे हैं, तो इसलिए इनको बेसिलाई कहा गया, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है ये देखें ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव है यानी पर्पल कलर के हैं लेकिन लंबे हैं, तो है तो ग्राम नेगेटिव क्योंकि पर्पल है और लंबे हैं तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, आगे आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई, ये ग्राम नेगेटिव है और कोकाई है यानी कि गोल है, ये गोल गोल है और ग्राम नेगेटिव कोकाई है। अब कुछ मिक्स्ड भी होते हैं यानी कि ये आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें कुछ ग्राम पॉजिटिव भी है ग्राम नेगेटिव भी है, मिक्स हुए हुए पता नहीं चल रहा, ठीक है, कुछ इधर गए हुए इधर गए हुए मिक्स हुए हुए। उसके बाद एग्जांपल्स में देखे कहता है ग्राम पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर्स, अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया और क्लस्टर की फॉर्म में है तो उसे बोलेंगे स्टेफलोकोकाई स्पीशीज, अगर ग्राम नेगेटिव कोकाई चेन की सूरत में है तो उसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीशीज, अगर ग्राम नेगेटिव कोकाई है तो उसे नसीरिया स्पीशीज बोलेंगे, अगर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है तो वो इकोलाई है और क्लेब्सिएला नमूनिया है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में आपके पास क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज आ जाती हैं, कोराइनी बैक्टीरियम स्पीशीज आ जाती हैं और बेसिलस एंथ्रेक्स आ जाता है, ये आपने एज इट इज याद रखना है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज, कोराइनी बैक्टीरियम स्पीशीज एंड बेसिलस एंथ्रेक्स। ग्राम नेगेटिव स्यूडोमोनास एरोजिनोजा बैक्टीरिया, ये पिंक रॉड्स कलर के होते हैं, नाम से यह है ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है तो पिंक कलर देंगे, और स्यूडोमोनास एरोजिनोजा बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास एरोजिनोजा ज्यादातर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जले के पेशेंट, बर्न पेशेंट के अंदर ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा कॉमन है, स्यूडोमोनास एरोजिनोजा, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव होता है, पिंक कलर का होता है और बेसिलस होते हैं, ये रॉड शेप होते हैं, ठीक है। ये देखें बेसिलस एंथ्रेक्सिस, ये बेसिलस एंथ्रेक्सिस है आपको नजर आ रहे हैं, एक क्यों बेसिलस एंथ्रेक्सिस और ये क्या है ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है, चले मुझे मैसेज करके बताएं कि इज दिस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, कौन बताएगा इज दिस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इज दिस ग्राम पॉजिटिव, बेसिलस एंथ्रेक्स इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कौन बताएगा, सारे सो रहे हैं लगता है लेक्चर में। बेसिलस एंथ्रेक्स बताइए कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, बस दो लोगों को, गुले लाला को ही पता है, अदीला को ही, अदीला ग्राम पॉजिटिव कैसे है ये, और अनीका ग्राम नेगेटिव कैसे है, कितने लोग कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है ये और कितने लोग कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव है, कितने लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव है ये, भाई ये ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले गलत कह रहे हैं, आपको नहीं पता कि जंक्शन वॉयलेट दे रहे हैं वो कलर, अगर जंक्शन वॉयलेट दे रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव है और लंबे हैं इसलिए उनको बेसिलाइज कहा जा रहा है, सो दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये देखें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है, बिल्कुल पर्पल कलर लग रहा है तो हम इसको यही कहेंगे कि ग्राम पॉजिटिव है। ये देखें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, अब ये रेड कलर के हैं, ठीक है, रेड कलर के हैं और साथ में क्या है लेकिन गोल है, कोकाई है, तो ये ग्राम नेगेटिव हुए ना स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, क्यों, क्योंकि हमने कलर की बेस पे उनको कहना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, सही है। तो अब ये जो है वो क्या है, रेड कलर या पिंक कलर दे रहे हैं, लिहाजा ये है तो ग्राम नेगेटिव, आगे उनकी शेप देखें कैसी है, शेप में ये गोल है, लिहाजा ग्राम नेगेटिव कोका ही हुए, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ये कॉज कर रहे हैं। चले अब ये कौन बताएगा स्ट्रेप्टोकोकस लाइवेरियस, इस इमेज के बारे में बताएं, इज दिस ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, इस इमेज के बारे में बताएं, इज दिस ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, कितने लोग कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है, कितने लोग कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है, अच्छा, और कौन कह रहा है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव लिख के, ठीक है, हाँ जी, और कौन किसे लग रहा है रेडिश कलर, चले और कौन कह रहा है कि ये ग्राम पॉजिटिव है,
भाई साफ नजर आ रहा है, जंक्शन वॉयलेट कलर है ये। जंक्शन वॉयलेट कलर जो है, नहीं भाई गलत है, नेगेटिव वाले गलत है। यही तो मसला है कि आपने माइक्रोस्कोप पे इसी तरह तो आइडेंटिफाई करना है। जंक्शन वॉयलेट कलर आ रहा है ये, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, ये कुराइनी बैक्टीरियम डेफ्थीरिया, ये कौन से हैं? अब इस इमेज के बारे में बताएं। कुराइनी बैक्टीरियम के बारे में बताएं। कुराइनी बैक्टीरियम के बारे में बताएं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सेड कि कुराइनी बैक्टीरियम जो है वो पॉजिटिव है? बिल्कुल ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, पर्पलिश कलर दे रहे हैं, इसी चीज पे आपने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको जो है ना वो पिक करना। क्लॉस्ट्रीडियम इज ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम क्या है? व्हाट अबाउट क्लॉस्ट्रीडियम? व्हाट अबाउट क्लॉस्ट्रीडियम? क्लॉस्ट्रीडियम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में बताएं। व्हाट अबाउट क्लॉस्ट्रीड? यस, ग्राम नेगेटिव, रेड कलर दे रहे हैं ना बेटा, तो फिर रेड है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। इसी तरह से ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है इन स्प्यूटम, ये स्प्यूटम के अंदर दिखाया हुआ, ये भी रेड है। उसके बाद ग्राम स्टेन ऑफ नसीरिया गनोरिया, ये भी रेड है। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव और नसीरिया गनोरिया वैसे भी रेड होते हैं। ये स्टेन सेवरल फंजाई, ये फंजाई को उन्होंने किया हुआ है स्टेन। उसके बाद ग्राम वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशन इन ग्राम स्टेनिंग। उसके बाद कहता है द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर डज नॉट ऑलवेज गिव क्लियर काउट रिजल्ट, सम ऑर्गेनिजम्स आर ग्राम वेरिएबल एंड मे अपीयर आइदर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। With these types of organism, gram positive and gram negative cells may be present within the same preparation. Sometime वो कहता है कि ये कोई क्लियर कट हमें फाइंडिंग्स नहीं देता, समटाइम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी हो जाते हैं, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव भी हो जाते हैं। लिहाजा हमें क्या होना चाहिए, हमें अपना प्रिपरेशन के लिए रेडी रहना चाहिए इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। So it is necessary that it is staged at 2 or 3 different stages. Very young culture should be used if an organism changes from positive to negative or vice versa during its growth cycle. This change should be recorded with the statement as to the age of the culture when the change was first observed. In case gram variable reaction is observed, it is also good to check the purity of the culture. अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि समटाइम वो कहता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेन हो जाता है और समटाइम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव स्टेन हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि बैक्टीरिया की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसपे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। तो अगर तो आप बहुत यंग कल्चर उठा लेते हो तो वो भी आइडियल टाइम होता है जज करने के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बैक्टीरिया एज में ज्यादा होता है तो वो फिर पर्पल की बजाय रेड डाई देना शुरू कर देता है। यानी कि पहले वो यंग जब तो था तो उसने पॉजिटिव कलर दिया और जब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो नेगेटिव देना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमें बहुत यंग कल्चर, नया नया बैक्टीरिया भी बच्चा पैदा हुआ है, नया बैक्टीरिया का बच्चा भी पैदा हुआ है, उस टाइम पे भी कल्चरिंग करनी चाहिए, उस टाइम पे भी हमें स्टेनिंग करनी चाहिए। और फिर उसी सैंपल की थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद भी, ग्रोथ कर्व का जो टाइमिंग थे, स्टेशनरी लैग और सारी फेजेस गुजरने के बाद, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद भी आपने 6 to 8 hours के बाद भी आपने उसकी कल्चरिंग करनी है, कंफर्म करने के लिए कि आइदर ये बैक्टीरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समटाइम हमारा कल्चर, जिस बर्तन में हमने कल्चर रखा होता है उसमें डस्ट पार्टिकल इधर उधर की गंदबला वगैरह भी आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे कल्चर के रिजल्ट ठीक नहीं आते। समटाइम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में और ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता है। वाई ग्राम वेरिएबिलिटी, क्यों ये फर्क आता है? सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर ग्राम नेगेटिव व्हेन दे हैव रीच्ड ए सर्टेन एज। ठीक है, वही बात आ गई, यानी कि जब थोड़ा सा कल्चरिंग का टाइम गुजरा, ग्रोथ का टाइम गुजरा, उस टाइम पे वो बैक्टीरिया पर्पल से रेड हो जाते हैं। ठीक है, लिहाजा आपको उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। वेरी यंग कल्चर उठा के अगर स्टेन किया तो थोड़े टाइम के बाद भी स्टेन करके कंफर्म कर लें। आगे उसने यही लिखा है, वेरिंग फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। On the other hand, some gram-negative bacteria may become gram-positive in older cultures. ठीक है, इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव होते हैं कुछ अरसे के बाद ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं ओल्डर कल्चर्स में, यानी कि ग्रोथ टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा सा जब वो पुराने होते हैं तो। फॉर दिस रीजन इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज वेरी यंग कल्चर फॉर स्ट्रेनिंग प्रोसीजर आफ्टर ग्रोथ हैज बिकम जस्ट विजिबल।
सो कहते हैं आइडियल टाइम कल्चरिंग का यही है कि आप फौरी तौर पे जैसे ही ग्रोथ हुई आप उसको डाई करके देख लें कि वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ये आइडियल टाइम है आपके पास। वो यंग यंग जो होता है वो फौरी तौर पे सामने आ जाता है, तो आपको ग्रोथ का भी पता चल जाता है। उसके बाद कहता है ट्रबल शूटिंग ग्राम स्टेनिंग के अंदर क्या क्या आ सकती है, यानी कि खराबियां क्या क्या आ सकती हैं। द मेथड एंड टेक्निक यूज्ड ओवर हीटिंग ड्यूरिंग हीट फिक्सेशन, ओवर डीकलराइजेशन विद अल्कोहल and even too much washing with water between steps may result in gram positive bacteria losing the crystal violet iodine complex. The age of the culture more than 24 hours old may lose their ability to retain the crystal violet iodine complex. The organism itself, some gram positive bacteria are more able to retain the crystal violet iodine complex than others. अच्छा, वो कहता है कि ग्राम स्टेनिंग के अंदर खराबियां क्या क्या आ सकती हैं, किन किन वजह से टेक्निक खराब हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है कि जो मैंने आपको स्टेप बताए थे कि पहले आपने जंक्शन वॉयलेट डालना है, फिर आपने वो डालना है एथेनॉल डालना है, मेथेनॉल डालना है, आयोडीन डालनी है, सफरानीन डालनी है, उसको बंसन बर्नर के ऊपर गर्म करना है, फिर उसको वॉश करना है। यानी हर डाई नहीं डालते हुए आपने उसको स्लाइड को वॉश करना है। हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, या समटाइम वो स्लाइड ही फट जाती है। डीकलराइजर डालते हैं तो ढेरों ढेर डीकलराइजर डाल देते हैं कि जो जंक्शन वॉयलेट बेचारा पहला डला है वो सारा ही एक तरफ से बह जाता है। जंक्शन वॉयलेट डालते हैं तो सारा जंक्शन वॉयलेट ही डाल देते हैं कि सारी की सारी हाथों पे भी हमारे वो लगा होता है लैब में काम करते हुए, ठीक है। उसके बाद जब हम आयोडीन डालते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको टूटी के नीचे करते हैं तो वो सारा का सारा रिएजेंट हम उड़ा देते हैं। इस किस्म की हरकतें नहीं करनी। इस किस्म की हरकतों की वजह से आपकी ग्राम स्टेनिंग खराब होगी। जितने टाइम के लिए जितनी मिकदार में जिस तरह से बताया हुआ है उस तरह से आपने टेक्निक को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद कल्चर की एज का बताया हुआ है कि कल्चर की एज से मुराद ये कि बैक्टीरिया जो आपने जहां से सैंपल उठाना है पेट्री डिश से, वो 24 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आयोडीन क्रिस्टल वायलेट आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कलर रिटेन नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया का सैंपल, ज्यादा पुराना अगर कल्चर होगा तो, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म कहता है इटसेल्फ सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस काबिल नहीं होते, रिटेन नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स छोड़ देते हैं बहुत सी रीजंस की वजह से। उनकी अपनी सेल वॉल की इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो खास टाइम के बाद उस कलर को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक ग्राम मेथड, बाय दिस मेथड फेयरली गुड रिजल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड विद वेरी शॉर्ट स्टेनिंग टाइम which are convenient when only one slide has to be stained, ठीक है। ये क्विक ग्राम स्टेनिंग मेथड बता रहा है कि अगर आपने क्विकली अपने रिजल्ट्स फेयरली लेने हैं तो शॉर्ट स्टेनिंग करें, शॉर्ट टाइमिंग के अंदर जो आपको बताई गई है। नंबर 1, फ्लड द स्लाइड विद क्रिस्टल वॉयलेट और मिथाइल वॉयलेट, स्टेन एंड अलाउ इट टू एक्ट फॉर 5 सेकंड। पहले क्या करना है, आपने उसको फ्लड करना है क्रिस्टल वॉयलेट के साथ और 5 सेकंड के लिए छोड़ देना है। फिर आपने टिप ऑफ करना है स्टेन को और फ्लड करना है टिल्टेड स्लाइड को विद आयोडीन सोल्यूशन के साथ एंड अलाउ करना है फॉर 5 सेकंड। यानी कि पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला, 5 सेकंड रखा, फिर आपने सेकंड स्टेप उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने उसके ऊपर आयोडीन डाली, 5 सेकंड के लिए रखा, फिर आपने उसको सारे को सारा फ्लड कर दिया, टिल्ट कर दिया, वो सारा का सारा बह गया। फिर आपने उसको क्या किया, फिर आपने एसीटोन यानी डीकलराइजर डाला, उसका टाइम क्या था 2 सेकंड। उसके बाद फिर आपने उसको वॉश ऑफ कर दिया, फिर एट दी एंड आपने उसके ऊपर सफरानीन या कार्बोलिक फ्यूजन डाला और 5 सेकंड के लिए रखा, और उसके बाद आपने उसको वॉश करके ड्राई करके हीट करके आपने उसके ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे रिजल्ट देख लिए, ठीक है। पहला टाइम क्या था 5 सेकंड जब आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाला, दूसरा टाइम क्या था आपके पास 5 सेकंड जब आपने उसको वॉश कर दिया, फिर यानी कि जब आपने उसके ऊपर आयोडीन डाली। फिर आपने तीसरा टाइम क्या था, तीसरा टाइम आपने 2 सेकंड जब आपने डीकलराइजर एसीटोन डाला, और एट दी एंड फिर 5 सेकंड जब आपने, हाँ जी मैं करवाऊंगी, जब आप फिजिकली आओगे तो मैं करवाऊंगी, फिर आपने उसको 5 सेकंड के लिए डाला और कार्बोलिक फ्यूजन के नीचे उनको देखा। मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है ग्राम स्टेनिंग के अंदर, कहता है सिंस द ओरिजिनल प्रोसीजर ऑफ ग्राम many variations of the gram staining technique have been published, some of them have improved the method, others include some minor technical variants of no value, ठीक है। उसके बाद कहता है बार्थरोलिन in 1962 has pointed out that each variation in the gram staining procedure has a definite limit to its susceptibility. Any final results is the outcome of the interaction of all the possible variables. All modified methods to be practiced with the caution should suit to the laboratory and quality control check, ठीक है। इसमें उसने ये कहा है कि टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट अपनी ग्राम स्टेनिंग के अंदर ना कुछ ऐड ऑन करते गए हैं। जैसे बार्थोलोम उसने 1962 में कहा कि उसने कुछ चीजें ऐड की हैं,
लेकिन हर लेबोरेटरी का, हर मुल्क का एक अपना सेटअप है, वो अपने सेटअप के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक चीजों को 19-20 करके ऐड करते रहते हैं, ताकि ग्राम स्टेनिंग के मेथड को आप बढ़ा सके, उसको बेहतर कर सके। ये थी मॉडिफिकेशन ग्राम स्टेनिंग के अंदर। अब इसका यूज क्या है, ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज जो है वो कहता है, नंबर 1, रैपिड प्रिजम्पटिव, जितने भी आपके डायग्नोसिस टेस्ट हैं, मिसाल के तौर पे मेनिंजाइटिस के लिए आपने किसी बच्चे का सैंपल भेजना है, तो आपने देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया, बेसिलस है, कोकाई है, रॉड है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। तो उसके लिए पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स ऑन ग्राम स्टेनिंग फाइंडिंग। यार पता होगा ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, फिर ही एंटीबायोटिक देंगे ना, तो एंटीबायोटिक की सिलेक्शन के लिए। नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग फाइंडिंग। कल्चर मीडिया बनाने के लिए, जो आपने लेबोरेटरी में उस बैक्टीरिया का स्टोर भी करना है आगे फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर स्टूडेंट्स के आने के लिए। नंबर 4, स्क्रीनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमेन सच एज स्प्यूटम दैट शुड कंटेन मेनी पस सेल्स एंड फ्यू एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और उन स्पेसिमेंस की क्वालिटी को चेक करने के लिए जिनके अंदर क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, या पस या स्प्यूटम सेल्स होते हैं। फिर बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए, ठीक है, काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया के लिए आपको पता है कॉलोनी की फॉर्म में है, 6 पड़े हैं, 7 पड़े हैं, 10 पड़े हैं, 12 पड़े हैं, मिक्स पड़े हैं, वो देखने के लिए। एप्रिसिएशन ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया इन द क्लिनिकल स्पेसिमेन। ठीक है, यानी ओवरऑल किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, एंटीबायोटिक्स की सिलेक्शन के लिए, कल्चर मीडिया बनाने के लिए, स्प्यूटम जैसे सैंपल के अंदर एपिथेलियल और पस सेल लाने की वजह से अलहदा से सैंपल बनाने के लिए, बैक्टीरिया के नंबर को काउंट करने के लिए, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को और उसकी टाइप और उसकी फैमिली को देखने के लिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज? अगर किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है मुझसे प्लीज। कोई बात नहीं, ये अब हमने नेक्स्ट वीक पढ़ना है ना। ठीक है, अब आपने कंप्लीट योर असाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। मुझे सारे अपनी अटेंडेंस वो देंगे असाइनमेंट, तो मैं फिर मार्क करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।